सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, एफडीआई, तो आप देखो यहाँ पर क्या होता है। एक तो आपके पास फेमा रेगुलेशंस है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल रहते हैं, ठीक है। फेमा एक्ट एंड फेमा रेगुलेशंस रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफडीआई पॉलिसी लेकर आता है, हमें एफडीआई पॉलिसी को देखना है। और उन सब से भी पहले हमें ये समझना है व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो जैसे नाम से लग रहा है, इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है, ठीक है। डायरेक्टली बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हो और वो पैसा कहाँ से आ रहा है, फॉरेन में। तो आप ऐसे देखो, इंडिया के अंदर एक कंपनी है, लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। अब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर कोई फॉरेन से पैसा लगा रहा है, लेट्स से कोई यूएसए से यहाँ पे फंडिंग कर रहा है, ठीक। लेट्स से जापान से सॉफ्ट बैंक है, वो ओयो होटल्स के अंदर पैसा लगा रहे हैं। तो ये सब क्या माना जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। फर्दर हम चेक करेंगे इसी के अंदर कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के बाद में एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया, एफपीआई। हालांकि ये भी क्या है, ये भी एफडीआई है, दोनों ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। बट एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर प्लस एफडीआई, ये दोनों मिलकर ही आपका क्या बनता है, टोटल फॉरेन से जो पैसा आया। बट सर फिर यहाँ पर हमने दो कैटेगरी क्यों क्रिएट किया, एफपीआई और एफडीआई का। तो आप एक सिंपल सा पॉइंट देखो, जब भी लॉ में एक नया कैटेगरी क्रिएट होता है, द न्यू कैटेगरी इज क्रिएटेड फॉर डिस्टिंक्शन। आप ये चीज ध्यान रखना, इट इज फॉर डिस्टिंक्शन। लॉ में आप मुझे बताओ, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी दो अलग अलग कैटेगरीज क्यों क्रिएट किया, अगेन द लॉजिक इज डिस्टिंक्शन। हम चाहते हैं पब्लिक कंपनी के ऊपर इस तरीके का कंप्लायंस हो, प्राइवेट कंपनी में इस तरीके का कंप्लायंस हो। फिर आप देखो प्राइवेट कंपनी के अंदर ही हमने दो कैटेगरी निकाल दिया, प्राइवेट कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। और अगर आप फर्दर देखो तो ओपीसी हमने निकाला। अगेन द लॉजिक इज व्हाट, डिस्टिंक्शन। हम चाहते हैं इनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एप्लीकेबल रहे। सो दैट्स द रीजन वी हैव दीज काइंड ऑफ प्रोविजंस हियर। तो एफडीआई और एफपीआई के अंदर भी यहाँ पर डिस्टिंक्शन की वजह से हमने यहाँ पर इनको सेपरेट किया। अगर आप चेक करो एफडीआई, सो दिस लुक्स मोर लाइक अ परमानेंट सोर्स ऑफ मनी, मतलब परमानेंट इन द सेंस ये काफी लंबे टाइम के लिए आपका पैसा जो लगा रहेगा उसको हम बोलते हैं एफडीआई। और ये आपका एक तरीके से आप समझ लो ये टेम्परेरी पैसा है जो देश में आया है। तो हम जब बोलते हैं कि फॉरेन से पैसा आ गया, देश में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, इतना सारा फॉरेन से पैसा आया, तो वो फॉरेन से जो पैसा है, कुछ पैसे है जो फॉर टाइम बिंग हमारे पास आए हैं और कुछ पैसे हैं जो हमारे लिए थोड़े से लंबे टाइम के लिए आए हैं। अब अगर आप इसको और एक तरीके से समझो तो कुछ आपके पास फॉरेन के ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो आकर आपके स्टॉक मार्केट में शेयर्स को खरीदेंगे और थोड़े टाइम बाद जाकर बेच देते हैं। तो उनको एक तरीके से किस में मार दिया हम लोगों ने, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के अंदर। और कुछ बोलते हैं कि नहीं, हमें स्टॉक मार्केट से मैं शेयर तो डेफिनेटली खरीद रहा हूँ बट मैं कंपनी में लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहता हूँ। आई वांट टू बी द इक्विटी पार्टनर, आई वांट टू बी देयर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आई एम नॉट हियर जस्ट फॉर द प्रॉफिट, ठीक है, कैपिटल गेन के लिए मैं नहीं हूँ, मैं आपके पीजीबीपी वाला जो प्रॉफिट है मैं उसके अंदर भी इंटरेस्टेड हूँ, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट। तो वो क्या हो गया आपका, एक तरीके से एफडीआई वाला पार्ट आता है। हालांकि ये इतना सिंपल नहीं है कि टेम्परेरी वाला एफपीआई, परमानेंट वाला एफडीआई। वी विल सी व्हेन वी डू इन्वेस्टमेंट्स बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कि कब एक एफपीआई एफडीआई बन जाता है, क्या इनके लिमिट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। बट जस्ट टू गिव यू अ स्टार्ट, ये किया आपको मैंने शॉर्ट पॉइंट यहाँ पे बताया कि आप अगर चेक करो तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सिंपली क्या मतलब होगा कि इंडिया में एक एंटिटी है, इंडिया में एक कंपनी है, इस कंपनी के अंदर फॉरेन से पैसा आ रहा है, इसमें डॉलर इन्वेस्ट हो रहा है, इसमें पाउंड इन्वेस्ट हो रहा है, इसमें यूरो इन्वेस्ट हो रहा है, इसमें अलग अलग करेंसीज जो है वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट हो रही है। और ये जो इन्वेस्टमेंट्स है, फर्दर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इस इन्वेस्टमेंट्स को दो कैटेगरी में स्प्लिट कर दिया। कुछ ऐसे लोग जो लंबे टाइम के लिए हैं, कुछ ऐसे लोग जो थोड़े कम टाइम के लिए यहाँ पर है। इससे क्या फायदा होता है, आप बेसिकली असेस कर सकते हो कौन मतलब बेसिकली कितना पैसा यहाँ पर इंडिया में लगेगा फॉरेन से। तो ग्रोथ एंड ऑल दोस थिंग्स, अपना प्लानिंग काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आप यहाँ पे कर पाओगे। तो ये है अपना एफडीआई। अब अगर आप देखो तो एफडीआई के अंदर एक मेजर चेंज आया, मेजर अमेंडमेंट आया। और वो अमेंडमेंट कैसे आया, आप ये देखो, इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई रेगुलेशंस। तो अगर आप चेक करो तो यहाँ पर दो डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 अक्टूबर 2019 और उसके बाद में आपका विद इफेक्ट फ्रॉम 17 अक्टूबर 2019। इससे पहले क्या था, आप ये देखो, ये 15 अक्टूबर 2019 की अगर हम बात करें, इससे पहले क्या था, इससे पहले जितने भी अपने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस थे, नाउ वी नो दैट व्हेन वी टॉक अबाउट एफडीआई और व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेन ट्रांजैक्शंस, तो हमने फेमा के अंदर पढ़ा है, एक होता है आपके पास कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन
और एक होता है आपके पास करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। और हमने फेमा में ये भी चेक किया था कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में क्या रहता है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर द वन which are allowed until they are prohibited, and capital account transactions are the one which are prohibited unless it is specifically allowed। तो ये एक मेजर डिस्टिंक्शन है। आई होप आपको ये फेमा का प्रोविजन याद होगा। तो अगर हम चेक करें यहाँ पर कि जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, पहले क्या था, आरबीआई वाज द सोल अथॉरिटी, ठीक है, आरबीआई वाज द सोल अथॉरिटी, ये अपने आप अकेले यही सब क्या करते थे, बिल्कुल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को संभालते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, एक नया रेगुलेशन आया और उस नए रेगुलेशन के आने की वजह से यहाँ पर डिस्टिंक्शन क्रिएट हो गया। और अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है, आप देखो, जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, फॉरेन से जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा, उस इन्वेस्टमेंट्स को दो कैटेगरी में स्प्लिट किया गया। एक बोला गया डेट इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा बोला गया नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि जैसे डिबेंचर्स, हमने एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग और ये सब को देखा था। और नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली आपके इक्विटी कन्वर्टेबल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आपके यहाँ पर हो गए। या ज्यादातर आप ऐसे बोलो जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये सब आपके नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आ गए। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अब यहाँ पर गवर्निंग अथॉरिटी कौन है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए गवर्निंग अथॉरिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए गवर्निंग अथॉरिटी अब कौन है यहाँ पर, इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट हु इज गोइंग टू बी द गवर्निंग अथॉरिटी फॉर द नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। और ये कैसे डिस्टिंक्शन क्रिएट किया, डिस्टिंक्शन क्रिएट किया गया है बाय क्रिएटिंग सेपरेट रेगुलेशंस। तो हमारे पास नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक अलग रेगुलेशंस है और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक अलग रेगुलेशंस है। इन रेगुलेशन के अंदर जुरिस्डिक्शन जो है, पावर, वो किसको दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो पावर दिया गया है वो दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। हम दोनों ही रेगुलेशंस को पढ़ेंगे, बट जो रेवोल्यूशन आया, काफी सारे चेंजेस जो आपको मिले, मेजर अमेंडमेंट जो है वो आपका यहाँ पर आता है। अब अगर आप इधर फर्दर चेक करो कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट, ये जैसे मैंने आपको बताया विद इफेक्ट फ्रॉम 17 अक्टूबर 2019 ये आपका रेगुलेशन आ गया। इसके आने की वजह से ये दो रेगुलेशंस आपके खत्म हो गए। इट इज गोइंग टू सुपरसीड दीज टू रेगुलेशंस, नॉट दैट यू हैव टू रिमेंबर दीज रेगुलेशंस। जो आपको याद रखना है वो मैं आपको डेफिनेटली साथ साथ में बताते जाऊंगा। अब एक बार हम क्या करते हैं, इस नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशंस जो रूल्स है अपना, इन रूल्स को चेक करते हैं। अब देखो वापस से अगर आप चेक करो तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बनाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाता है, रूल्स, और आरबीआई क्योंकि रेगुलेटर है तो वो क्या बनाता है यहाँ पर, रेगुलेशंस। तो यहाँ पर आपके पास है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स। व्हाई रूल्स, बिकॉज द रूल्स आर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर। अब आप देखो यहाँ पर क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019 जो है ये किसके लिए डिस्कस करता है, दिस डील्स विद the capital account transactions that takes place in foreign exchange। तो आपके foreign exchange में जो भी यहाँ पर transactions होंगे, capital account transactions, उनको ये govern करेगा सारे transactions को, but excluding debt instruments। Now why excluding debt instruments? Because debt instruments के लिए यहाँ पर jurisdiction किसके पास है, it is with the RBI। और ये जो आपका रूल्स है, ये रूल्स को अलग अलग शेड्यूल्स में बांटा गया है। सो देयर आर डिफरेंट 10 शेड्यूल्स। तो ये 10 शेड्यूल्स का मैंने आपको एक लिस्ट दे दिया और इसी में आप देखो, आप चेक करोगे इन्वेस्टमेंट्स बाय एफपीआई, इन्वेस्टमेंट्स बाय एनआरआई, ओसीआई ऑन repatriation basis, non-repatriation basis, investments by other than NRI, LLP, foreign venture capital investor, PROI in investment vehicle, depository receipts, IDR, हमें ये सबको यहाँ पर पढ़ना है। फिर आप ये देखो purchase or sale of the equity instruments by an Indian company of an Indian company by a PROI, that is FDI। तो ये देखो, ये आपके पास अलग अलग शेड्यूल आ गया। तो शेड्यूल 1 is for FDI and शेड्यूल 2 is for your foreign portfolio investment। तो ये अलग अलग शेड्यूल्स के हिसाब से हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो जैसे मैंने बताया था कि एफडीआई जो है उसका जुरिस्डिक्शन किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन इसमें जो भी रिपोर्टिंग आपको करना होगा, ठीक है, जो फॉर्म्स वगैरह फाइल करने हैं, जो आपको कंप्लायंसेस करना है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ऑल दैट विल बी डन विद आरबीआई। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लो, एक फॉर्म होता है, लेट्स से फॉर्म एफसीजीपीआर। ये फॉर्म आप याद रखना, ये फॉर्म कब इशू किया जाता है और या ये फॉर्म कब फाइल किया जाता है, जब भी आप इक्विटी शेयर्स को इशू करते हो टू अ नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो जब भी आप किसी पीआरओआई को इक्विटी शेयर्स इशू करोगे तो फॉर्म एफसीजीपीआर आपको फाइल करना होगा। अब आप देखो, जब आप इक्विटी शेयर्स किसी फॉरेनर को, नॉन रेसिडेंट को या पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया उसको इशू कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो
नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आया, दिस मींस द जुरिसडिक्शन इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट किसके पास रहेगा, आरबीआई। मतलब ये फॉर्म आप किसको फाइल करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू फाइल इट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, यू आर गोइंग टू फाइल दिस फॉर्म विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके लिए देखो अलग से आपको एक रेगुलेशन बनाकर दिया हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, मोड ऑफ पेमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशंस 2019। सी ये अभी जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इट इज ऑल द स्ट्रक्चरिंग। तो आपको स्ट्रक्चरिंग बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। तो स्ट्रक्चरिंग में एक अगर आपको मैं क्विक रिकैप यहाँ पर दे दूं, तो देखो हमने अभी तक यहाँ पर क्या देखा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो आपके पास आता है, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को दो पार्ट में स्प्लिट किया गया है, एक है एफडीआई और एक हो गया आपके लिए एफपीआई। एक तो हमने ये पढ़ा, इसके अलावा हमने यहाँ पर चेक किया कि जब वहां से फॉरेन से आपके पास पैसा आता है तो वो दो रूट से आएगा, एक आ जाएगा थ्रू द डेट इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा आ जाएगा आपके पास थ्रू द नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, है कि नहीं। और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जुरिस्डिक्शन किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई का अपना रेगुलेशन है, उसको पढ़ेंगे। और नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आपके पास यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना रूल्स होगा। इवन दो रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, बट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कहाँ रहेगा, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट विल बी विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप मुझे बताओ क्या यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला पार्ट क्लियर। ये आप थंब रूल याद रखना, ये बिल्कुल थंब रूल है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है, स्ट्रक्चरिंग। अब देखो मैं आगे आपको जो यहाँ पर पॉइंट बताऊंगा, दीज आर सम ऑफ द बेसिक रूल्स व्हिच आई फील कि आपको पता होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दैट इज हैपनिंग इन इंडिया, ठीक है। अब इसमें कुछ रूल्स है व्हिच यू आर गोइंग टू फाइंड, जैसे हम यहाँ पर जब पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल्स को, जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे लाइक इन्वेस्टमेंट इन एलएलपी, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट व्हीकल, राइट। हम जब ये सब पॉइंट्स को पढ़ेंगे, डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये सब को पढ़ेंगे, तो इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको लगेगा सर ये तो अभी उसमें भी था, ये तो उसमें भी था। तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल बाय डिफॉल्ट कॉमन मिलेंगे। तो ये पॉइंट्स आपको कैसे हेल्पफुल होगा, देखो दो तरीके से। एक अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक पॉइंट्स विच यू नो इज गोइंग टू बी देयर इन ऑल द सिचुएशंस। सो कल को एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो you have a common pool of points which you can write in that particular points। कल को इन्वेस्टमेंट इन एलएलपी आ गया तो आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट इन एलएलपी के अंदर आप वो सारे प्रोविजंस को जो कॉमन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसको लिख सकते हो। इसके अलावा एलएलपी के जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है आप उसको लिख सकते हो। फायदा क्या हो जाएगा, योर आंसर विल लुक वेरी मच डिटेल्ड, ठीक है। आपने जनरल प्रोविजंस भी लिखा, आपने स्पेसिफिक प्रोविजंस भी लिखा, एक तो ये फायदा होता है। दूसरा अगर आप इसको अपने प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि जब आप एक्चुअल में फेमा में काम करोगे अपने इंटर्नशिप के अंदर या अपने प्रैक्टिस के अंदर, तो भी ये सारे ऐसे कॉमन पॉइंट्स है जिसका आपको ध्यान रहना चाहिए कि आप ये काम तो ऐसे कर ही नहीं सकते। जैसे फॉर्म एफसीजीपीआर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए भाई फॉरेन में आपने शेयर्स इशू किए हैं, किसी पीआरओआई को आपने शेयर्स इशू किए, एफसीजीपीआर तो फाइल करना ही पड़ेगा। तो ये ऐसे कुछ कुछ कॉमन पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रहेगा, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। इसमें अगर आप देखो तो पहला पॉइंट क्या हुआ है, जो फेमा रेगुलेशंस है, आपको पता है फेमा रेगुलेशंस हर जगह कैसे शुरू होता है, नो पर्सन इज अलाउड टू डू दिस, नो पर्सन इज अलाउड टू डू दैट अनलेस इट इज अलाउड और समथिंग, राइट। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है, नो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया शैल मेक एनी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो पहला जो रेगुलेशन है वो रेस्ट्रिक्ट करता है, और फिर क्या बोलता है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन एक्सचेंज जो है वो प्रोहिबिटेड है अनलेस इट इज स्पेसिफिकली परमिटेड, और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जैसे हमने देखा था इट इज परमिटेड अनलेस इट इज स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड। अब देखो यहाँ पर ये लाइन तो जरूर लिखा है कि नो पीआरओआई शैल मेक एनी इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। तो फिर आप क्या बोलोगे सर एफडीआई क्या चंद्रमा से आएगा, क्योंकि अगर पीआरओआई इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकता तो एफडीआई लेकर आएगा कौन, अल्टीमेटली एफडीआई तो पीआरओआई लेकर आता है, क्योंकि पीआरआई अगर इन्वेस्ट करेगा, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इफ इट इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, तो उसको हम एफडीआई नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चेक करो ये रूल क्या बोलता है, इट सेज दैट नो पीआरओआई शैल मेक एनी इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। यहाँ आगे लिखा नहीं है मैंने, बट आप ध्यान रखना, एक्सेप्ट फॉर द प्रोविजंस और एक्सेप्ट फॉर द रूल्स और एक्सेप्ट फॉर द रेगुलेशंस व्हिच आर ड्राफ्टेड व्हिच आर मेड देयर अंडर, उसके हिसाब से आप अगर करते हो देन देयर इज नो प्रॉब्लम, अदरवाइज इट इज एब्सोल्युटली रेस्ट्रिक्टेड कि कोई भी फॉरेन से इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकता। ध्यान रखना फेमा का थ्रू पूरा जो लैंग्वेज है वो पूरा लैंग्वेज ही ऐसा रहता है, हमने पहले भी देखा था
कि वो रेस्ट्रिक्ट करता है और फिर बोलता है नहीं नहीं इन्हें इनको 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 अलाउ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो पॉइंट बताया दैट नो PROI shall make any investments in India except for the provisions or the ways, the means which are specified in the rules and regulations through which they can make investments in India. और ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वाला और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वाला ये भी हमने फेमा के टाइम पढ़ा था that capital account transactions are prohibited unless they are specifically permitted and current account transactions in foreign exchange are permitted unless it is specifically prohibited here. फिर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या है, आरबीआई को एक पावर दिया गया है। आरबीआई को एक क्या पावर दिया गया है कि सपोज करो रूल्स के अंदर, क्योंकि आप देखो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए रूल्स कौन बना रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहा है। तो इवन दो इंडिया के अंदर, ठीक है, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रूल्स मना कर रहा है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकता, स्टिल आरबीआई के पास एक पावर है कि आरबीआई क्या कर सकता है, उनको अलाउ कर सकता है, ठीक है। सो आरबीआई कैन ग्रांट स्पेशल परमिशन फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया इन फॉरेन एक्सचेंज इवन इफ दे आर नॉट परमिटेड इन द रूल्स। तो एक ये आपको यहाँ पर पावर दिया गया है। इसके अलावा ध्यान रखना जो भी यहाँ पे कंप्लायंसेस उनके जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा उन सब के लिए ऑब्लिगेशन किसके ऊपर रहेगा, ऑब्लिगेशन विल ऑलवेज बी ऑन द इंडियन एंटिटी, ऑन द इंडियन इन्वेस्टमेंट व्हीकल, इंडियन वेंचर कैपिटल फंड, इंडियन फर्म, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इंडियन प्रोप्राइटरी कंसर्न। तो जो भी जिसको भी इंडिया में पैसा मिल रहा है उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाल दिया है। देखो भाई जैसे अपन है ना बताते, अभी देखो ये कहाँ से फेमा पढ़ाते पढ़ाते कहाँ आपको मैं साइकोलॉजी पे लेके जाता हूँ। हम जैसे नहीं बोलते कि हम दूसरे पे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम खुद के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बाहर वाली दुनिया को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको छेड़ रहा है, प्रोवोक कर रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि तुम मत करो। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एंश्योर दैट यू योरसेल्फ डू नॉट गेट प्रोवोक्ड, आप गुस्सा नहीं करो या आप डाइवर्टेड नहीं हो यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे आप चेक करो अभी एग्जाम्स के लिए आपको कई बार बहुत सारे लोग वीडियोस बनाकर बोलते हैं एग्जाम पोस्टपोन करो, ये करो वो करो, तो आप उन वीडियोस को रोक नहीं सकते। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ब्लॉक दोस वीडियोस एंड फोकस ओनली ऑन योर एग्जाम। सो सेम थिंग गोज हियर। यहाँ पर फेमा ने क्या करके रखा हुआ है, ऑब्लिगेशन बाहर वाले पे नहीं डाला, वो बाहर वाले को जुरिस्डिक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, आई कैन ओनली पुट ऑब्लिगेशन, द ऑब्लिगेशन हैज बीन पुट ऑन द इंडियन एंटिटी, इंडियन इन्वेस्टमेंट व्हीकल, इंडियन फर्म्स। उनको बोला हुआ है कि बॉस आप फॉरेन से कोई भी इन्वेस्टमेंट्स को रिसीव नहीं करोगे एक्सेप्ट जब तक फेमा के अंदर, फेमा एक्ट में या रूल्स में या रेगुलेशंस के अंदर आपको अलाउ किया गया हो। तो ये ऑब्लिगेशन किसके ऊपर डाल दिया, इंडियन फर्म्स के अंदर, इंडियन जो एंटिटी है, इंडियन काउंटर पार्ट, उनके ऊपर यहाँ पर क्या कर दिया गया है, ये एक ऑब्लिगेशन की तरह यहाँ पर डाल दिया है। इसके अलावा आप चेक करो, मैंने जैसे यहाँ पर बताया था नो PROI shall make investments in India। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, PROI जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करेगा as per the rules, all those investments would be subject to certain things, जैसे कि entry routes, all those would be subject to entry routes, sectoral caps, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स लिमिट, और इसके अलावा कई बार वहां पर अटेंडेंट कंडीशंस हो सकते हैं, जिसको एडिशनल कंडीशंस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अटेंडेंट कंडीशंस बोलते हैं। अब अगर आप चेक करो एंट्री रूट, तो एंट्री रूट यहाँ पर दो तरीके का होता है। एक एंट्री रूट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक, जिसमें आपको किसी से कुछ पूछने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना है कि ये फॉरेन से पैसा आया है या ये PROI पैसा लेकर आ गया यहाँ पे, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा होता है जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं अप्रूवल रूट। अप्रूवल रूट का क्या मतलब हो गया, इसको हम गवर्नमेंट रूट भी बोलते हैं, जिसमें आपको गवर्नमेंट से क्या करना होगा, परमिशन लेना पड़ेगा। कुछ ऐसे आपको सेक्टर्स भी मिलेंगे जहां पर दोनों ऑटोमेटिक एज वेल एज अप्रूवल रूट दोनों है, मतलब अप टू अ सर्टेन लिमिट इट इज ऑटोमेटिक, आफ्टर अ सर्टेन लिमिट इट इज व्हाट, इट इज अप्रूवल रूट। जैसे हम वो नहीं देखते हॉटस्टार पे, या अभी जैसे सोने लिव में इंडिया का क्रिकेट मैच आ रहा है, ठीक है, लाइव मैच आ रहा है, तो या वो मुझे हर्षद मेहता वाला वो स्कैम 1992 वाला सीरीज देखना, तो आप देखते हो एक एपिसोड तो आपको फ्री में देखने देगा, 15 मिनट्स का लाइव स्ट्रीमिंग आपको फ्री में मिलेगा। उसके बाद में अगर आपको देखना है तो आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू पे। सो सेम थिंग इज गिवन हियर, दैट अप्रूवल रूट, ऑटोमेटिक रूट, तो ऑटोमेटिक रूट इज अप टू 15 मिनट्स, देयर इज नो प्रॉब्लम, उसके बाद में आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सेम गोज हियर, दैट अप टू अ सर्टेन लिमिट you can automatically come and do the investment, just inform us
However, if you want to invest more than a particular limit, then definitely it is what it is the approval route where you'll have to seek for the government permission. इसके अलावा कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोहिबिटेड सेक्टर्स, जहां पर एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है कि यहाँ पर फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आप कर ही नहीं सकते हो। जैसे कि एटॉमिक एनर्जी के ऊपर आप बात करो, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी में आप फॉरेन से इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। जैसे एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर हो गया, ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा हो गया जहां पर आप फॉरेन से इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते। तो कुछ कुछ आपके ऑटोमेटिक अप्रूवल और कुछ आपके रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर्स हैं। इसके अलावा सेक्टोरल कैप्स है। सेक्टोरल कैप्स का क्या मतलब हो गया, जैसे हम बात करते हैं सेक्टोरल कैप्स के लिए, तो वहां पर वो बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आ सकता है लेकिन ओनली अप टू 24%। मतलब अगर 24 रुपया फॉरेन से आ रहा है तो 76 रुपया इंडिया वाले को भी लगाना पड़ेगा। सर हम 24 को 48 करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 76 का डबल अमाउंट आप लो और आप भी यहाँ पर इन्वेस्ट करो। तो जितना आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट आपको फॉरेनर को बोला जाएगा। सपोज करो यहाँ पर 49% का एक लिमिट लगा दिया, तो 49% के लिमिट का क्या मतलब हो गया कि अप टू 49% ही या मैक्सिमम 49% ही आप अपने इन्वेस्ट कर सकते हो। एक और एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूं, जैसे कि HDFC बैंक है, ठीक है, HDFC बैंक में अगर आप चेक करो तो उसमें 74% पैसा जो लगा हुआ है वो फॉरेनर्स का पैसा लगा हुआ है। फॉरेनर्स मतलब अभी चाइनीज मत बोलना उसको, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो आपने शायद सेबी में भी पढ़ा होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, कुछ उसमें FDI। तो बहुत सारा पैसा 74% मनी इज बीइंग इन्वेस्टेड फ्रॉम द फॉरेनर्स। तो वहां पर वो 74% का एक सेक्टोरल कैप है, इसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते। कल को गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है यहाँ पर 80% इज अलाउड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6% और फॉरेनर्स इसमें पैसा लगा सकते हैं, बट उसके बियॉन्ड वो यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो ये सेक्टोरल कैप है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट लिमिट्स भी यहाँ पर रहते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट लिमिट जनरली आपको इंडिविजुअल लेवल पे मिलेंगे, ग्रुप लेवल पे मिलेंगे, तो वो सारा पॉइंट्स आएगा। एंड एडिशनल कंडीशंस और यहाँ पर हम चेक करते जाएंगे जैसे जैसे यहाँ पर रहता है, दैट इज अगेन ऑन केस टू केस बेसिस। तो ये आपके पास लिमिटेशंस है या कंडीशंस है जिसके बेसिस पे कोई भी PROI इन्वेस्ट करेगा। अब आप देखना, इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी हो रहा हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी हो रहा हो, वो चाहे LLP में हो रहा हो या फिर वो किसी इन्वेस्टमेंट व्हीकल में हो रहा हो, कहीं पर भी ये इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, आपको ये चेक करना होगा कि PROI अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो ये कंडीशंस तो डेफिनेटली मीट करे, इनको आप ब्रीच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पॉइंट एक और आपको ध्यान में रखना है, दिस इज अ वेरी कॉमन पॉइंट हियर। फर्दर अगर आप यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट्स कैसे हो सकते हैं, आप ये देखो, इन्वेस्टमेंट्स कैन बी डन बाय वे ऑफ अक्वायरिंग द सिक्योरिटी, या आप सिक्योरिटी को होल्ड करके रखे हो या आप एक सिक्योरिटी को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। कौन से सिक्योरिटी को, या यूनिट, यूनिट मतलब किसके लिए, अगर आप कोई ट्रस्ट हो, फंड हो, इन्वेस्टमेंट व्हीकल हो, वहां पर आपको यूनिट्स मिलते हैं। बाकी कंपनी के अंदर और सब फॉर्म्स में आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सिक्योरिटी। अभी सिक्योरिटी का डेफिनेशन आपने SCRA में पढ़ा होगा, ठीक है, जिसके अंदर शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ये सब आ जाता है। तो एनी सिक्योरिटी विच इज इशूड बाय PRI, ठीक है, एनी सिक्योरिटी विच इज इशूड बाय PRI, तो वो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स। इनफैक्ट आपने ADR GDR के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो ADR GDR है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ये भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो इनके इनके अंदर, अगर कोई PROI आपके कंपनी के ADR GDR के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, उसको भी क्या माना जाएगा, दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज FDI, ठीक है। बस खाली ये ध्यान रखना कि ये जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है, ये जिस सिक्योरिटी के बेसिस पे इशू हो रहा है, वो सिक्योरिटी किसने इशू किया हो, PRI ने किया हो। आई होप आपको ADR GDR का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली पता होगा। ADR GDR में क्या रहता है, यहाँ पर एक आपके पास है लेट्स से इंडियन कंपनी, और इंडियन कंपनी यहाँ पर क्या करेगा, शेयर्स को इशू करेगा, या फिर इंडियन कंपनी का कोई शेयर होल्डर, प्रमोटर यहाँ पर शेयर्स इशू करेगा टू द डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक इसका इंटीमेशन देता है टू द ओवरसीज कस्टोडियन बैंक, और फिर फर्दर ओवरसीज कस्टोडियन बैंक इसके बेसिस पे ये जो शेयर्स यहाँ पर आपने डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास में जो आपने यहाँ पर शेयर्स को जमा किया है, इसके बेसिस पे वो क्या कर देगा, ADRs या फिर GDR जो है उसको इशू कर देगा टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो अल्टीमेटली अगर आप चेक करो तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स है उसी का ही तो पैसा इस इंडियन कंपनी के पास आया, तो इवन दिस विल बी कंसिडर्ड एज FDI ओनली। तो आप ये मत समझना कि FDI तभी होगा जब अंग्रेज जो है वो डॉलर लेकर इंडिया में आएंगे और इंडिया की कंपनी में लगाएंगे।
तो ही उसको हम एफडीआई मानेंगे, या फिर वो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में आके शेयर्स को खरीदेंगे तो ही एफडीआई मानेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। इंडियन कंपनी अगर डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को इशू कर रहा है अब्रॉड में, और वो अगर हमारे कंपनी के अंदर, इस इंडियन कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हैं बाय सब्सक्राइबिंग दीज एडीआर एंड जीडीआर, तो इनको भी क्या माना जाएगा, दिस विल आल्सो बी ट्रीटेड एज अ एफडीआई। तो ये आपके लिए अगेन थंब रूल हो गया। तो इनफैक्ट ये जो पॉइंट आता है इसी के साथ, इसीलिए ये प्लस साइन मैंने लगाया है, बिकॉज दिस इज इन एडिशन टू दिस कि not just the security, not just the security or units which are issued by a person resident in India, even the depository receipts which are issued outside India, for which the underlying security is a security which is issued by a person resident in India, this will considered as a FDI. और एक चीज जो आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट्स जो भी होगा, ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स विल बी फ्रॉम द नॉर्मल बैंकिंग चैनल। नॉर्मल बैंकिंग चैनल का क्या मतलब हो गया कि आप ऐसा हवाला के थ्रू पे, आप ऐसा नहीं हो सकता कैश लेकर यहाँ पर आके, जो अलग अलग यहाँ पर आपके अकाउंट्स बनाए हुए, FCNR अकाउंट, हमने अलग अलग यहाँ पर अकाउंट्स को देखा था, राइट। ये जो इनके अकाउंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उन्हीं अकाउंट्स के थ्रू आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, पैसे को लगा सकते हो। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई भी मतलब you cannot come by any way, there are different accounts which are specified, so there is basically a mode of transfer, ठीक है, और mode of receiving the money which has been specified, और वो आप उसी तरीके से पैसा यहाँ पर क्या करोगे, लेकर आओगे। जैसे FCNR अकाउंट हो गया, NRE अकाउंट हो गया, या फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट जो भी आपका रहता है उसके थ्रू ही आप आओगे। तो नॉर्मल बैंकिंग चैनल में ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ पर आ जाएगा, AD कैटेगरी 1 बैंक। आई होप आपको फेमा में याद होगा एडी कैटेगरी 1 बैंक, जो कि क्या करेगा, हर जगह आपके इन्वेस्टमेंट्स को जुरिस्डिक्ट करता है। इसके अलावा आप इंडिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करो, आप मतलब PROI, कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करो, वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्सेस इन इंडिया। इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से जो बाइडेन, अब तो डोनाल्ड ट्रंप वहां पर प्रेसिडेंट नहीं रहे, तो जनरली यूएस के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको मैं यहाँ पर नॉन रेसिडेंट बनाकर या PROI बनाकर एग्जाम्पल में ले लेता हूँ। तो सपोज करो जो बाइडन है, जो बाइडन ने इंडिया के अंदर किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और यहाँ से उनको वो डिविडेंड मिल रहा है, वो डिविडेंड वापस लेके जाना चाहते हैं, तो आप मुझे बताओ क्या मिसेस निर्मला सीतारमन उनको जाने देंगी ऐसे? तो आंसर वुड बी नो। वो बोलेंगी इस डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स है उसको आप यहाँ पर पे करके जाओ, तो ही पैसा आपको बाहर जाने को मिलेगा। जो बाइडन ने रिलायंस का शेयर खरीदा था 1000 रुपीज में, आज रिलायंस का शेयर का प्राइस हो गया 2500, और वो यहाँ पर 1500 का गेन करके बाहर जा रहे हैं, तो क्या वो ऐसे सीधा स्ट्रेट अवे 1500 का गेन करके बाहर जा सकते हैं? आंसर इज नो। डिपेंडिंग अपॉन ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, यहाँ पर क्या होगा, इनसे पैसा मंगवाया जाएगा, बोलेंगे इसके ऊपर आप पहले टैक्स पे करो, और टैक्स पे करने के बाद आपका पैसा जाएगा। सो वॉट एवर investments will be made in India, if they are being taken back, all that will be net of taxes, और otherwise also वो net of taxes रहेगा, आपको taxes इंडिया के अंदर पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा ये देखो, रेमिटेंस ऑफ द सेल प्रोसीड। रेमिटेंस का क्या मतलब हो गया कि आपने इंडिया के अंदर जो पैसा लगाया था उसको अब आप वापस बाहर लेकर जा रहे हो, ठीक है। देखो जो बाइडन ने बोला मेरे को अभी 2024 का इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, गॉड गिव हिम लॉन्ग लाइफ, गुड हेल्थ, he also fights for 2024 इलेक्शन, लेट्स से। तो अब यहाँ पर आप सिंपली चेक करो, जो बाइडन ने अभी 2020 में एक कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया और उन्होंने बोला मुझे अब पैसे कब चाहिए होंगे, एट द एंड ऑफ 2023, एट द एंड ऑफ 2023 मुझे पैसे चाहिए होंगे। तो ऑलमोस्ट 3 साल के लिए मैं आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, अब 3 साल के बाद में ये पैसा मैं वापस लेकर जाऊंगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेमिटेंसेस ऑफ द सेल प्रोसीड। क्योंकि बेसिकली जो बाइडन क्या करेंगे, वो बोलेंगे इलेक्शन के टाइम पे मुझे काफी खर्चा करना पड़ेगा, सो व्हाट आई डू, I am going to sell my investments and I am going to take the money back. So whenever he is going to take the money back, that will be as per the rules, okay? And secondly, it will be subject to net of applicable taxes. जैसे मैंने आपको क्लासिक एग्जांपल दिया, 2500 माइनस 1500 या 1000 जो भी इनका था, 1500 का कैपिटल गेन, इस 1500 के ऊपर इनको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा ड्यूरिंग द टाइम जो भी इनको डिविडेंड यहाँ पर मिला, जो ये वापस लेकर जा रहे हैं, उन सब के ऊपर आपका टैक्सेस एप्लीकेबल रहेगा। फर्दर जैसे मैंने आपको बताया था, देयर आर 2 रूट्स, ठीक है। देयर आर ऑटोमेटिक रूट जिसमें आप स्ट्रेट अवे बिजनेस के अंदर पैसा लगा सकते हो, दूसरा आपके पास है अप्रूवल रूट।
तो ऑटोमेटिक और अप्रूवल रूट के अंदर क्या डिफरेंस है आप ये चेक करो। ऑटोमेटिक रूट इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, आपको इंटीमेट डेफिनेटली करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन आप जब बात करते हो गवर्नमेंट रूट का, तो गवर्नमेंट रूट में क्या है, इट विल रिक्वायर प्रायर सीजी अप्रूवल, आपको गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा और तभी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स को कर पाओगे। आगे जब हम एफपीआई के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी मिलेगा दैट एग्रीगेट एफपीआई अप टू 49% या सेक्टोरल कैप। सेक्टोरल कैप जैसे कि किसी सेक्टर के अंदर अलाउ किया गया है कि 24% ही आप पैसा लगा सकते हो फॉरेनर का। जैसे एचडीएफसी का मैंने आपको एग्जांपल दिया 74%, ठीक है। यहाँ पर वही बताया कि अप टू 49% और सेक्टोरल कैप, अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो फिर आपको क्या लगेगा, यू विल रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल हियर। तो याद रखना एफपीआई अप टू 49% और सेक्टोरल कैप whichever is lower will not require government approval। बस ये ध्यान रहे क्योंकि 49% पे देखो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप यहाँ पर नहीं होता, this does not require government approval here। एंड ये वाला जो लिस्ट है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो अभी तक तो जो मैंने आपको बताया था वो आपको मैंने क्या बताया, ऑल दोस कॉमन पॉइंट्स हियर, ठीक है। तो ये सारा जितना हमने यहाँ पर पढ़ा ये सब आपके कॉमन पॉइंट्स है जो आपको पता रहना चाहिए। तो हर जगह आप ये पॉइंट्स को आप नोटिस करोगे कि हर एक इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है and you can write these points in the answer। definitely this will fetch you some bonus marks here। but अभी अगर आप ये चेक करो prohibited sector, तो यहाँ पर ये कुछ 9 सेक्टर्स हैं जिनको बोला गया है जहां पर आप फॉरेन का पैसा नहीं लगा सकते। एक उनमें से क्या है, लॉटरी बिजनेस, ठीक है, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, चिट फंड, निधि कंपनी, रियल एस्टेट बिजनेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, टबैको एटसेट्रा, एंड एक्टिविटीज एंड सेक्टर्स विच आर नॉट ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, कल को आप बोलो मैं मिसाइल बनाऊंगा, ठीक है, तो आप इवन इंडिया के रेसिडेंट हो, पीआरआई हो, इंडियन सिटीजन हो, स्टिल यू कैन नॉट मेक मिसाइल्स एंड ऑल हियर बिकॉज दैट इज नॉट ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स। अब तो रेलवेज में अलाउ कर दिया प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, एक ऐसा टाइम भी था जब रेलवेज के अंदर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं था। तो अगेन you cannot have a foreign direct investment here। also आप अगर एग्जांपल लो बिफोर एयरटेल वोडाफोन ये सब, तो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर पहले क्या था, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर पहले 2 ही कंपनीज थी, एक था MTNL फॉर दिल्ली एंड मुंबई और फॉर द रेस्ट ऑफ द इंडिया इट वाज BSNL। तो MTNL और BSNL का कंप्लीट मोनोपोली था और गवर्नमेंट ने बोला था कि टेलीकॉम सेक्टर में कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं आएगा अंटिल एयरटेल और ये सब भी आने लग गए। तो जो सेक्टर में ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट अलाउड अगर नहीं है तो उस सेक्टर के अंदर, उस सेक्टर में आपको बोला गया है दैट यू कैन नॉट हैव बेसिकली अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन नॉट कम एंड एफडीआई कैन नॉट बी अलाउड देयर। इसके अलावा ट्रेडिंग एंड टीडीआरस, ठीक है, तो ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, इसका सिंपल मतलब क्या रहता है, गवर्नमेंट क्या करती है, आपसे जो लैंड है उसको अक्वायर करती है, ठीक है, और विदाउट एनी मॉनेटरी कंसिडरेशन आपसे वो अलाउ करती है और उसके बाद में उसकी जगह आपको क्या करती है, दे गिव यू a part of the land, ठीक है, which is transferable both in part as well as in full। so land which is acquired by the government in consideration of the land, surrender of the land by the owner without monetary consideration which are transferable in part or in whole, उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, TDR। तो TDRs के अंदर भी TDRs के अंदर भी आपको यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोहिबिटेड सेक्टर। गाइस दिस इज क्लियर, ये वाला पार्ट, गाइस दिस इज क्लियर, प्रोहिबिटेड सेक्टर, राइट, ये वाला अभी तक समझ में आया पूरा आप लोगों को, अभी तक जितना समझाया वो समझ में आया, राइट, ओके। चलिए फिर हम यहाँ पर आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर फर्दर आपको जो मिलेगा, यहाँ पे फर्दर डिस्कस किया जा रहा है सेक्टोरल कैप। तो सेक्टोरल कैप का क्या मतलब होता है, बेसिकली सेक्टोरल कैप यही रहता है
कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, आपको जो अलाउ करते हैं इंक्लूडिंग द बोथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। बोथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मतलब हम बात करते हैं एफडीआई प्लस एफपीआई, दोनों का, इन दोनों को मिलाकर मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर आ सकता है उसको हम बोलते हैं सेक्टोरल कैप। जैसे मैंने आपको एचडीएफसी का एग्जांपल दिया, एचडीएफसी में सेक्टोरल कैप कितना है 74%। अब देखो ऑन रीपैट्रिएशन बेसिस या रीपैट्रिएबल बेसिस। अभी रीपैट्रिएशन बेसिस का क्या होता है, एक तो इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है कि एक बार आपने पैसा इंडिया में डाल दिया, ठीक है, इंडिया में आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब वो पैसा वापस बाहर नहीं जाएगा। तो सर ये कैसा इन्वेस्टमेंट हुआ? हाँ, ये इन्वेस्टमेंट आप इंडिया के अंदर कहीं और से कर सकते हो, एक कंपनी से निकाल के दूसरे कंपनी में डाल सकते हो, उससे जो आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, जो इनकम होगा वो आप ले जा सकते हो, लेकिन जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसको आप वापस नहीं ले जा सकते। तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस। और अगर आप उस पैसे को वापस से ले जा सकते हो, जो आपने इन्वेस्ट किया प्रिंसिपल अमाउंट को भी वापस ले जा सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं रिपैट्रिएशन बेसिस। सो इट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग बोथ एफडीआई एंड एफपीआई on repatriation basis which is made by a person resident outside India in the equity investments or in the equity instruments, ये investments नहीं होगा, in the equity instruments of the company, Indian company, or in the capital of LLP, and it also includes indirect foreign investments। हम अभी आगे भी देखेंगे कि indirect foreign investment कैसे होता है, कि सिंपल सा है, टू स्ट्रीम मॉडल, फॉरेन से पैसा आया इन कंपनी ए और कंपनी ए ने ये पैसा लगा दिया इन कंपनी बी, तो टेक्निकली कंपनी बी के लिए क्या हो गया, इट इज इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हियर। यहाँ पर इनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन डाला गया, इसको हम सेक्टोरल कैप बोलते हैं। अब देखो एफडीआई का जो डेफिनेशन है, यहाँ पर जो ब्रॉडली आपको डेफिनेशन मिलेगा एफडीआई का, वो यही है, व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस investment which is made through equity instruments by a person resident outside India in an unlisted Indian company or in 10% or more of the post issue paid up capital on fully diluted basis of a listed Indian company। ओके, तो यहाँ पर आपको दो कैटेगरी दिख रहा है, एक कैटेगरी दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं अनलिस्टेड इंडियन कंपनी, और एक कैटेगरी आपको दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं लिस्टेड इंडियन कंपनी। लिस्टेड कंपनी के अंदर क्या लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है, 10% और मोर। 10% और मोर अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है इन अ लिस्टेड इंडियन कंपनी तो उसको ट्रीट किया जाएगा एज एफडीआई, और अनलिस्टेड कंपनी के अंदर तो अगर आप 2-3% में इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी उसको क्या माना जाएगा, एफडीआई ही माना जाएगा। आप मुझे बताओ क्या ये डिस्टिंक्शन क्लियर हुआ, क्या ये डिस्टिंक्शन क्लियर हुआ? तो सर 10% और मोर इन एन इंडियन लिस्टेड इंडियन कंपनी, तो सर अगर किसी ने 10% से कम पैसा लगाया, सपोज किसी ने एक कंपनी के अंदर 8%, लिस्टेड कंपनी में 8% शेयर्स खरीदा, आईटीसी के अंदर 8% शेयर्स खरीदा पीआरओआई ने, तो सर उसको आप क्या बोलोगे? देखो उसको हम बोलेंगे फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एफपीआई बोलेंगे, उसको हम एफपीआई बोलेंगे। लेकिन यस, अगर वो इसको 18% कर दे तो फिर यही इन्वेस्टमेंट्स क्या बन जाएगा, एफडीआई। आप बताओ, इज दिस क्लियर? मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इतना सिंपल नहीं है। अगर हम बोले कि भाई इट इज एफडीआई, इट इज एफपीआई, ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी है, यहाँ पर जो ये इन्वेस्टमेंट लिमिट्स आ गए, ये इन्वेस्टमेंट लिमिट्स के हिसाब से अगर आप देखो, सो इन्वेस्टमेंट्स अप टू 10%, ठीक है, अप टू 10% नहीं, लेस देन 10% वुड बी कंसिडर्ड एज एफपीआई, बियॉन्ड 10% इट वुड बी कंसिडर्ड एज एफडीआई। और अगर अनलिस्टेड कंपनी है फिर तो कोई लफड़ा ही नहीं, क्योंकि वहां पर एफपीआई का कॉन्सेप्ट ही नहीं, यहाँ पर स्ट्रेट अवे क्या आ जाएगा, अनलिस्टेड कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट आपके लिए क्या होगा, it is going to be a foreign direct investment। So just to sum up what we have just discussed here, तो आप यहाँ पर देखोगे कि foreign investments आपका आ रहा है, और ये foreign investment आ रहा है in an unlisted company, तो ये क्या बन जाएगा, foreign investment in an unlisted company, this is FDI। But if the investment is coming in a listed company, ठीक है, then in this case आप ये देखो less than 10% would be considered as foreign portfolio investor, or 10% and above
वुड बी कंसिडर्ड एज FDI। आप बताओ जी, ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को? क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को? राइट, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करोगे, ठीक है? मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आप आंसर करोगे। एक काम करो, प्लीज समवन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, क्योंकि ये आपका टेम्परेरी स्लाइड है। प्लीज समवन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू कैन पुट इट इन द ग्रुप। और अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो एक बार कोई भी चैट कमेंट सेक्शन पे लिख देना डन। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। थैंक यू दिया, थैंक यू जिल। चलो हम अब यहाँ पर चेक करते हैं। देखो एक आपको सिंपल एग्जांपल, ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ एक कंपनी है, लेट्स से ITC लिमिटेड, ठीक है? ITC लिमिटेड में मैं आपको बोलता हूँ ओबामा ने 8% शेयर्स खरीदा है और डोनाल्ड ट्रंप ने 8% शेयर्स खरीदा है। सो टेक्निकली इस कंपनी के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कितना हो गया? 16%, राइट? अब आप मुझे बताओ, आप क्या बोलोगे? ये ओबामा और ट्रंप ने जो पैसा लगाया है, दिस इज FDI और दिस इज FPI। दिस इज FDI और दिस इज FPI। ट्रंप का पैसा, ओबामा का पैसा, 8%, 8%, इट इज FDI और FPI। दर्शन FPI, आयुषी FPI, दिया FPI। Will someone say this is FDI? आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि सर ओबामा अलग है, डोनाल्ड ट्रंप अलग है, इनकी तो पार्टीज भी अलग अलग है, ठीक है? दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे ओबामा ने 8% लगाया, ट्रंप ने 8% लगाया। लेकिन अगर मैं बोलूं ओबामा और ट्रंप दोनों एक ही पार्टी है, मतलब एक ही इन्वेस्टर ग्रुप के हैं, दोनों एक ही इन्वेस्टमेंट ग्रुप के हैं, और उसमें ओबामा ने 8 लगाया, ट्रंप ने 8 लगाया, तो ये क्या बन जाएगा? फिर हम इस टोटल 16% को लेंगे और ये बन जाएगा FDI। गाइस दिस इज क्लियर? गाइस दिस इज क्लियर? राइट, दिस इज क्लियर। अदरवाइज हम क्या चेक करेंगे? हम इंडिविजुअली चेक करेंगे, ठीक है? तो अगर सपोज करो यहाँ पर कंपनी में, सपोज करो 10 अलग अलग लोगों ने यहाँ पर 4% शेयर्स को खरीदा है, तो टोटल हो गया 40%। तो आप ये नहीं बोलोगे उसमें 40% का FDI है, आप क्या बोलोगे? 10 अलग अलग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने क्या किया है, सबने 4% का शेयर्स यहाँ पर खरीदा है। अब बताइए, इज दिस क्लियर? चलिए आगे देखिए आप यहाँ पे। नेक्स्ट अगर आपको बताऊं, आप इधर देखो, आपके पास क्या है? इन केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है? ये आप इसको जोड़ सकते हो। अब इसमें क्या बताया मैं, देखो इस वाले पॉइंट को देखो, ये पॉइंट आपका ट्रांजिशनल फेज का है, ठीक है? ये रूल तो अभी आया है ना। सपोज करो इस रूल के आने के पहले, ठीक है, इस रूल के आने के पहले कोई एक इन्वेस्टर है जो ऑलरेडी 15% पैसा लगा के रखा हुआ है, ठीक है, 15% पैसा लगा के रखा हुआ है, राइट? तो क्या उसको आप अब FDI बोलने लग जाओगे? क्या उसको आप FDI बोलने लग जाओगे? नहीं, उसको हम कंटिन्यू क्या करके रखेंगे? दैट विल कंटिन्यू टू बी कॉल्ड एज FPI। बट यस, सपोज करो 15 से उन्होंने 6-7% नीचे बेचा और वो 9% पर आ गए, और फिर उन्होंने वापस से 3% परचेज कर लिया, तो अब ये क्या बन जाएगा? अब ये FDI बन जाएगा। ध्यान रखना, जब ये रूल आया और किसी ने बाय डिफॉल्ट उस दिन ऑलरेडी 15% लगा के रखा है, तो हम उसको FDI काउंट नहीं करेंगे, हम उसको FPI की तरह ट्रीट करते रहेंगे, अगर उसने पहले FPI की तरह पैसा लगाया था। हाँ, बाद में उसने सेल कर दिया और फिर वापस से अक्वायर किया तो और 10% को क्रॉस कर गया, तो उसको हम क्या बोल देंगे? FDI। हालांकि कोई बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट या कॉन्सेप्चुअल टेक्निकल पॉइंट नहीं है, ट्रांजेक्शनल फेज है। बट आपको जो ध्यान रखना है वो इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि अनलिस्टेड कंपनी के अंदर आपका कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर लिस्टेड इंडियन कंपनी है तो 10% या उससे ज्यादा अगर पैसा लगा है तो उसको किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? FDI की तरह ट्रीट किया जाएगा। फर्दर आप देखो, ये जो मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट्स ऑन रीपैट्रिएबल बेसिस एंड पैट्रिएबल बेसिस। रीपैट्रिएबल बेसिस का मतलब हो क्या? आप इसको इस तरह से भी ऐसे करो, रीपैट्रिएबल, इसको आप इस तरह से रख लो, रिटर्नेबल।
रिटर्नेबल मतलब जो भी प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है वो वापस से बाहर चला जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीपैट्रिएबल बेसिस। और जो भी पैसा रीपैट्रिएबल नहीं है वो क्या है, नॉन रीपैट्रिएबल, और इसको आप इस तरह से समझ लो, नॉन रिटर्नेबल बेसिस, नॉन रिटर्नेबल बेसिस। और नॉन रिटर्नेबल बेसिस का क्या मतलब हो गया कि एक बार जो आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर दिया वो पैसा अब यहाँ से आपको बाहर नहीं जाएगा। तो दिस इज रीपैट्रिएबल एंड नॉन रीपैट्रिएबल बेसिस। ध्यान रखना कोई आपसे पूछेगा नहीं व्हाट इज रीपैट्रिएबल, व्हाट इज नॉन रीपैट्रिएबल। हालांकि एग्जाम में अगर 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का कोई डिस्टिंग्विश बिटवीन अगर इंस्टीट्यूट फॉर्मेट चेंज करता है तो ये पूछ सकता है, लेकिन अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि रीपैट्रिएबल बेसिस का क्या मतलब है एंड नॉन रीपैट्रिएबल बेसिस का क्या मतलब है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूसली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो होगा वो किस में रहेगा, वो आपका इन्वेस्टमेंट्स होगा और इन योर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप अगर देखो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मींस शेयर्स एंड इवन ये देखो कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या शेयर वारंट, जो कि देखो बेसिकली इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर नहीं लिखा इसीलिए यहाँ पर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज किया है। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इक्विटी शेयर्स तो होगा ही होगा, इसके अलावा वो सारे सिक्योरिटीज जो कि बेसिकली क्या होने वाले, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं, वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आ जाएंगे। और फर्दर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको बताया हुआ है कि इक्विटी शेयर्स, ठीक है, फिर आपके यहाँ पर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कौन से वाले, फुल्ली कंपल्सरीली मैंडेटरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। सेम वे प्रेफरेंस शेयर्स भी फुल्ली कंपल्सरीली एंड मैंडेटरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आपने कई बार ये भी सुना होगा CCPS, कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, CCPS, ठीक है। तो उनको इक्विटी की तरह ट्रीट किया गया क्योंकि ये तो 100% इक्विटी में कन्वर्ट होगा ही होगा। इन्वेस्टर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन टू कन्वर्ट दैट इनटू इक्विटी, इसलिए इसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा आप देखो शेयर वारंट्स जो है वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। और जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है कैन कंटेन ऑप्शनली क्लॉज सब्जेक्ट टू मिनिमम लॉक इन पीरियड, अब ये आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट आपका आता है कि अगर आपका पार्टली पेड अप है तो इट शुड बी मेड फुली पेड अप विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो आप पार्टली पेड अप शेयर को 12 महीने तक ही होल्ड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। शेयर वारंट में या आपने सेबी में डेफिनेटली वहां पर पढ़ा होगा कि अपफ्रंट आपको 25% पे करना है और बैलेंस जो भी आपका अमाउंट होगा दैट हैज टू बी पेड विद इन 18 months। विद इन 18 months आप फिर यहाँ पर क्या करते हो, बैलेंस पेमेंट इधर करते हो। तो ये आपका हो गया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। अब अगर आप बात करते हो यहाँ पर नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, तो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में देखो क्या क्या आता है, इन्वेस्टमेंट्स इन द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जो भी आपने अभी यहाँ पर पढ़ा इक्विटी, कन्वर्टेबल डिफरेंशियल्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। इसके अलावा एलएलपी के अंदर अगर आप कैपिटल में पैसा लगा रहे हो तो वो भी नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। ये एक हो सकता है कि आपको वो पूछ ले व्हाट आर द नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच कैन बी देयर। तो ये नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आप देखो ऑल इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इन द कंपनीज, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज जैसे कि पब्लिक हो, प्राइवेट हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो। इसके अलावा एलएलपी, देन आल्सो all the instruments of investments which are recognized in FDI policy, ठीक है, इक्विटी के लिए। फिर आप देखो अगर आप यूनिट्स में पैसा लगाते हो इन द ट्रस्ट या फिर फंड्स, ये देखो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, इनविट जिसको हम बोलते हैं, इनमें अगर आप पैसा लगाते हो। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीद रहे हो या ETFs के यूनिट्स को खरीद रहे हो, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर आपका नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाएगा। इसके अलावा जूनियर मोस्ट लेयर ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर, इक्विटी ट्रांच, इसमें क्या रहता है बेसिकली चेन ऑफ कंपनीज वहां पर आपका रहेगा, ठीक है। और वहां पर आपका जो जूनियर मोस्ट लेयर रहेगा, आपने कंपनी के अंदर भी देखा होगा कंपनी ए ने पैसा लगाया इन कंपनी बी, कंपनी बी ने पैसा लगाया इन कंपनी सी। हालांकि जब हम सिक्योरिटाइजेशन वाला पढ़ेंगे तो ये वापस से अपना डिटेल में आ जाएगा, बट इस तरीके से आप देखो जो जूनियर मोस्ट लेयर रहेगा वो उसमें भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स की तरह माना जाएगा। इसके अलावा इवन इफ यू आर डीलिंग इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो भी क्या है, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स है। देन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, डेफिनेटली यहाँ पर आपका
नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में हो जाएगा, और कंट्रीब्यूशन टू द ट्रस्ट, तो ये सारे आपके क्या हो गए, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दिस डेफिनेशन इज अगेन गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस और द लॉजिक फॉर योर the jurisdiction which this rule is going to have। ये rules इन चीजों के लिए फिर बनेगा, क्योंकि ये सारे नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स है तो इनके ऊपर रूल्स बन सकता है। इसीलिए आप देखो, आपको इन फंड्स के लिए रूल्स मिलेगा, इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो हमने देखा, एलएलपी के लिए आपको रूल्स मिलेगा, ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी के लिए रूल्स मिलेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रूल्स मिलेगा, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के लिए रूल्स मिलेगा। ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दैट्स द रीजन दिस डेफिनेशन बिकम्स लिटिल इंपॉर्टेंट हियर। अब देखो एफडीआई इन फॉरेन कंपनी, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया दैट एनी पीआरओआई कैन सब्सक्राइब। ये कहाँ पर बोलता है, ये सारे के सारे जो आपके फेमा रेगुलेशन है वो बोलता है कि जो भी पीआरओआई हमने उसको बना करके रखा हुआ था, लेकिन हम अभी क्या बता रहे हैं कि जो भी हमारे पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, दे कैन सब्सक्राइब, परचेज एंड सेल इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। हर पीआरओआई कर सकता है, सिवाय किसके, अ सिटीजन और अ एंटिटी फ्रॉम पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगर आप एक बांग्लादेश के सिटीजन हो, पाकिस्तान के सिटीजन हो, या फिर आपकी जो कंपनी है, जो बिजनेस एंटिटी है, वो पाकिस्तान या बांग्लादेश में इनकॉर्पोरेटेड है, और अगर आप इंडिया के अंदर कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल। इसमें ही आप देखो, इस साल कोविड-19 के टाइम पे गवर्नमेंट ने एक और कंडीशन लगा दिया था कि जो जो कंट्रीज इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, उनके ऊपर यहाँ पर लगाया था। बेसिकली यहाँ पर ये जो कैप लगाया गया था या ये जो रेस्ट्रिक्शन था, ये रेस्ट्रिक्शन किसके लिए था, ओनली फॉर चाइना। आई डोंट नो वेदर यू गाइस रिमेंबर दिस न्यूज और नॉट। जब वहां पर हुआ था ना कि चाइना का बहुत अग्रेसिवली वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, और एचडीएफसी में 1% शेयर्स ले लिया, और काफी इंडिया के अंदर न्यूज में उसको स्पेकुलेट कर दिया था। दिस वाज बिफोर सुशांत सिंह राजपूत, आई थिंक, तभी बहुत ज्यादा न्यूज में ये छाया हुआ था, राइट। सो इन दैट केस दे आर प्रोहिबिटेड, उनको प्रायर गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये सारा आपके पास पार्ट आता है। सो एनी पीआरओआई कैन परचेज, सेल और सब्सक्राइब द इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अ कंपनी व्हिच इज इन इंडिया। बट अगर आप एक सिटीजन हो या आप एक एंटिटी हो व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान और बांग्लादेश, then you need to take prior government's approval, only then you can do this investments। अब अगर आप यहाँ पे फर्दर देखो तो burden of compliance जो होगा ये किसके ऊपर रहेगा, this burden of compliance will be on the company which is receiving foreign investment। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो भाई, हम बाहर वालों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम घर के लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है कि मैं बाहर वाले को किधर जाके पकड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप ने पैसा लगा दिया, मैं डोनाल्ड ट्रंप को किधर पकड़ेगा, मैं उसको पकड़ेगा जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने पैसा दिया, क्योंकि वो मेरे घर का आदमी है, ठीक है। सो द बर्डन ऑफ कंप्लायंस व्हिच इज रिसीविंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब कंप्लायंस क्या है, देखो जैसे अलग अलग आपके फॉर्म्स है, जैसे ये हो गया फॉर्म एफसीजीपीआर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब भी कोई नया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू होगा फॉरेनर को, पीआरओआई को, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, विद इन 30 डेज ये आपको फाइल करना है। इसके अलावा एफएलए रिटर्न आता है। एफएलए रिटर्न बेसिकली क्या होता है, इट्स योर एनुअल रिटर्न फॉर द फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट्स, जो भी आपके हैं ये आपको फाइल करना होता है। इसी तरह से आगे आपको मिलेगा फॉर्म एफसी ईसॉप, तो ये आप इशू करोगे जब आप ईसॉप इशू करते हो अपने एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को ऑफ द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, या आपका ओवरसीज जो वोली ऑन सब्सिडरी है उनके एम्प्लॉयज को अगर आप इशू कर रहे हो तो आप फॉर्म ईसॉप, एफसी ईसॉप को फाइल करोगे। इसके अलावा आपका एपीआर का भी फाइलिंग होता है, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो अलग अलग यहाँ पर जो कंप्लायंसेस हैं, ये सारे के सारे कंप्लायंसेस किसके ऊपर है, ऑल दीज कंप्लायंसेस आर ऑन द इंडियन कंपनी, ठीक है, दिस इज नॉट ऑन द फॉरेन कंपनी, ठीक। तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना होगा, राइट। इसके अलावा आप देखो, नहीं, एपीआर इज फॉर ओडीआई, सॉरी एपीआर यहाँ पे नहीं आएगा, एपीआर ओडीआई में आएगा जब एक कंपनी बाहर पैसा लगाएगी तब एपीआर आएगा। यहाँ पर आपका एफएलए इधर आ जाता है। फिर आप देखो यहाँ पर आपका एक और फॉर्म आ जाता है, फॉर्म एफसी टीआरएस। तो ये जब भी क्या होगा, व्हेनेवर
there will be a transfer of equity instruments between a person resident outside India to another person resident outside India. देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया रिपैट्रिएबल बेसिस पे और दूसरा जो है वो नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पे। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरीके से जो नेचर है वो चेंज हो रहा है। एक जो पैसा परमानेंटली लगा रहा था और एक जो पैसा यहाँ पर थोड़े मतलब परमानेंटली मीन्स एक जो पैसा लगा रहा था वापस बाहर ले जाने के लिए और एक जो पैसा यहाँ पे लगा रहा है परमानेंट बेसिस पे। यहाँ पर फॉर्म टीआरएस आपका फाइल होगा या फिर बाय PROI टू PRI, तो यहाँ पर आपको फाइल करना होगा। और ओनर्स ऑफ रिपोर्टिंग किसके ऊपर रहेगा, अब देखो इन दोनों में अगर आप चेक करो तो कौन ज्यादा अपना घर का लग रहा है, ये लग रहा है क्योंकि ये परमानेंट वाला पैसा लगा के जा रहा है, तो इसके ऊपर हम लगा देंगे ओनर्स ऑफ रिपोर्टिंग। और इन दोनों में अगर देखो तो डेफिनेटली PRI अपने घर का है, तो इसके ऊपर आप क्या करो, ओनर्स ऑफ रिपोर्टिंग डाल दो कि भाई आपका ड्यूटी है ये फॉर्म फाइल करने का। तो ये फॉर्म्स का नाम आप डेफिनेटली यहाँ पर याद रख सकते हो, दैट फॉर्म FCGPR, FLA, फॉर्म FC ESOP, फॉर्म FC TRS, कब कहाँ किसके लिए, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है वहां पर आप ये फॉर्म्स का नाम डेफिनेटली लिख सकते हो, which can again fetch you some bonus marks here। अब अगर आप देखो आगे तो यहाँ पर आता है कि PROI जो है वो परचेज करेगा और एनी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच इज लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ठीक है, वो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। कब कब, अगर आप एक PROI हो जिसका ऑलरेडी कंट्रोल है उस एंटिटी के ऊपर और कंसिडरेशन जो आप पे कर रहे हो वो एज पर द मोड विच इज स्पेसिफाइड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो आउट ऑफ द डिविडेंड विच इज पेएबल बाय द इंडियन इन्वेस्टिंग कंपनी जिसके अंदर PROI का कंट्रोल है। तो आप ऐसे एग्जांपल लो जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, ये कंपनी है, ठीक है, और यहाँ पर यूनिलीवर आपका यूके का कंपनी है। तो आप देखो यूनिलीवर का ऑलरेडी कंट्रोल है हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर, तो यहाँ पर वो फर्दर चाहे तो और परचेज कर सकते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को, क्योंकि आप ये चेक करो HUL एक लिस्टेड कंपनी है और यूनिलीवर का ऑलरेडी उसके पास कंट्रोल है, और कंसिडरेशन जो आप यहाँ पर पे करते हो दैट इज अगेन द सेम हियर, ये वाला पार्ट आता है। फिर आप देखो आपके पास आ जाता है वोनली ओन्ड सब्सिडरी इन इंडिया, ठीक है ना, वोनली ओन्ड सब्सिडरी इन इंडिया आपको तभी अलाउ करेंगे अगर, ये क्वेश्चन आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए, दैट एक नॉन रेसिडेंट कंपनी है विच वांट्स टू सेट अप अ wholly owned subsidiary in India, तो वो क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर क्या बताया है, अ wholly owned subsidiary in India can be set up लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अब वो कंडीशंस यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कौन से सेक्टर में आप wholly owned subsidiary लगा सकते हो, उन्हीं सेक्टर में जहां पर 100% FDI अलाउड है, और वो भी किसमें, अंडर द ऑटोमेटिक रूल। अब बताओ ये तो ऑब्वियस सा बात हो गया, बिकॉज अगर किसी कंपनी के अंदर लेट्स से 74% ही FDI अलाउड है, मतलब 26% तो कोई ना कोई इंडियन पार्टी को पैसा लगाना होगा। अब अगर 26% को इंडियन पार्टी पैसा लगा रहा है तो फिर वो wholly owned सब्सिडरी कैसे हुआ, wholly owned सब्सिडरी का तो क्या मतलब है कि 100% पैसा किसका है, मेरा ही पैसा है। ये यहाँ पर दिया हुआ है दैट सेक्टर विच हैज गॉट 100% FDI is allowed under the automatic route, खाली वहीं पर आप ये कर सकते हो। दूसरा, आपका कोई FDI लिंक परफॉर्मेंस कंडीशंस यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और जो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है वो कौन इनकर करे, वही नॉन रेसिडेंट इनकर करे, PROI इनकर करे, और वो कितना हो सकता है आपका 5% ऑफ द ऑथराइज शेयर कैपिटल और $5 लाख विच एवर इज लेस। रिपोर्ट आपको भेजना पड़ेगा टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद इन 30 डेज। तो ये एक wholly owned सब्सिडरी के ऊपर आपको क्वेश्चन अगर मिले, कोई यहाँ पर wholly owned सब्सिडरी लगाना चाहता है इंडिया के अंदर, 3 मार्क 4 मार्क क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल सकता है, तो आपके लिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर रहेगा that yes the wholly owned subsidiary can be set up, but the sector in which the wholly owned subsidiary company is to be set up, that should be one in which 100% FDI is allowed under the automatic route, and then there should be no FDI linked performance conditions, और जो pre incorporation expenses है which are incurred by the non resident वो कितना होना चाहिए, ये आपका एक मैक्सिमम लिमिट दे दिया है। एंड जो रिपोर्ट है this should be filed to the Reserve Bank of India within 30 days। गाइस यहां तक क्लियर है आप लोगों को, ये समझ में आ रहा है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है
राइट? क्लियर? इजी लग रहा है ये वाला पॉइंट्स? ये वाले पॉइंट्स आपको इजी लग रहे हैं? अब देखो एकदम रिपीटेड आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर मिलते जाएंगे। फिर आप देखो नेक्स्ट, और बाकी तरीका जैसे आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि आप ये देखो स्वैप ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। अब देखो ये कैसे आता है, आप देखो बेसिकली अदर तरीका जो यहाँ पर पैसा लगाने का, स्वैप ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, आपके कंपनी को अक्वायर कर लिया, तो आपके कंपनी के शेयर्स ले लिए और आपको बदले में फॉरेन कंपनी के शेयर्स आपको दे दिए, तो स्वैप ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है। आपने फॉरेन से गुड्स को परचेज किया, ठीक है, कैपिटल गुड्स को आपने परचेज किया, मशीनरी को परचेज किया। नाउ इंस्टेड ऑफ गिविंग द पेमेंट इन कैश, आप क्या करोगे, आप उनको बोलोगे हम आपको अपने इंडियन कंपनी के शेयर्स को इशू कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे सेकेंड हैंड मशीनरी के लिए आप नहीं कर सकते। और प्री ऑपरेटिव या प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस जो है वो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगेन कंडीशंस, ऑटोमेटिक रूट है तो एज पर द कंडीशंस उसके हिसाब से जाएगा। अब ध्यान रखना ऑटोमेटिक रूट में ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी नहीं करना, खुला खुला जो मर्जी आप करो, यहाँ पे वैसा नहीं है। ऑटोमेटिक रूट के अंदर भी आपको अप्रूवल तभी मिलता है बाय डिफॉल्ट, या डीम्ड अप्रूवल आपको तभी मिलता है अगर आपने कंडीशंस जो भी कंप्लायंसेस थे उसको फुलफिल कर दिया। अप्रूवल रूट में इट विल बी आफ्टर द प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट हियर। आप बताओ ये यहां तक आपको समझा? अब देखो ये आ जाता है आपके पास इन्वेस्टिंग कंपनी। तो इन्वेस्टिंग कंपनी बेसिकली क्या हो गया, एक ऐसी इंडियन कंपनी विच इज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स इन अदर इंडियन कंपनी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे धीरे से डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स का और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का। तो अब आप इसमें देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। ये कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी ने ए लिमिटेड में पैसा लगाया, बी लिमिटेड में पैसा लगाया, सी में पैसा लगाया, डी में पैसा लगाया, फिर फर्दर ए ने पैसा किस में लगा दिया, पी में, क्यू में, सी में, डी में। तो अब आप ये देखो, अब इसको आप रीड करो। इन्वेस्टिंग कंपनी मीन्स एन Indian company holding only investments in other Indian company, ठीक है, और companies directly or indirectly other than for trading of such holding। तो ये जो इस कंपनी ने इन सब कंपनीज में पैसा लगा के रखा है, तो इस कंपनी को आप क्या बोलोगे, इन्वेस्टिंग कंपनी। अब ध्यान रखना ये कुछ कुछ आपको किसकी तरह लग रहा होगा, अगर आपको याद हो हमने एनबीएफसी में भी पढ़ा था, याद आ रहा है, टाटा सन्स, systematically important non-banking finance company, NDSI, NBFC, systematically important non-deposit taking NBFC, याद आ रहा है? ये काफी हद तक आपको वैसा लगेगा यहाँ पे, राइट? तो इन्वेस्टिंग कंपनी यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन दिस विच इज नॉट रजिस्टर्ड एज एनबीएफसी, ठीक है, तो इन दैट केस यहाँ पर आपको क्या लगेगा, प्रायर गवर्नमेंट का अप्रूवल ही लगेगा। और एफडीआई इन एनबीएफसी आप तभी कर सकते हो उन सेक्टर्स में जहां पर क्या है आपका 100% ऑटोमेटिक रूट है, वहीं पर आप अलाउ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको करना है तो यू विल रिक्वायर प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल हियर। देखो डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स, ध्यान रखना ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, व्हाट इज डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। देखो डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, investments which is made by an Indian entity which has total foreign investments in it, or an investment vehicle in the capital instruments or the capital as the case may be of another Indian entity। जैसे मैंने आपको बताया, आप ये देखो डोनाल्ड ट्रंप ने पैसा लगाया है इन एबीसी लिमिटेड, और ये एबीसी लिमिटेड कहाँ पर है, इंडिया में, और एबीसी लिमिटेड ने फर्दर यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया है इन पीक्यूआर लिमिटेड। तो यहाँ पर इसको क्या माना जाएगा, डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। दिस इज योर डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। अब पढ़ के देखो, इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन इंडियन एंटिटी विच हैज टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इट, ठीक है, और एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल। तो इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या हो गया, अब देखो ये या तो ये एबीसी लिमिटेड है, या फिर आप इस तरह से समझो ये एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है, ये आपका इन्वेस्टमेंट व्हीकल हो गया, ठीक है, और यहाँ पर इन अनदर इंडियन एंटिटी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स। ये देखो एफडीआई इन द इंडियन कंपनी अगर है, तो एक और चीज आप यहाँ पे चेक करो,
क्या चैलेंज इसमें आ सकता है, मैं आपको वो यहाँ पे डिस्कस करवाता हूँ। आप ये देखो, ये है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने पैसा लगाया है एबीसी लिमिटेड में, ठीक है। एबीसी लिमिटेड में एफडीआई अलाउड है, तो इसने पैसा लगा दिया। अब ये एबीसी लिमिटेड फर्दर पैसे लगाना चाहता है इन पीक्यूआर लिमिटेड, और इसमें लेट्स से एफडीआई इज नॉट अलाउड, ठीक है। बिल्कुल लॉजिकल है, आप देखना। एक पीआरओआई है डोनाल्ड ट्रंप, जिसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया इन अ इंडियन एंटिटी जिसमें एफडीआई अलाउड है, इसमें एफडीआई अलाउड है। और ये जिस कंपनी में एफडीआई जिसको मिला है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसको मिला है, ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता है एक दूसरे कंपनी के अंदर। बेसिकली इट वांट्स टू डू अ डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स इन अ कंपनी इन विच एफडीआई इज नॉट अलाउड। आप मुझे बताओ, क्या ये डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट विल दिस बी परमिटेड और दिस विल नॉट बी परमिटेड? आप क्वेश्चन समझ गए? आप बताओ, ये क्वेश्चन आप समझ गए? तो आप मुझे बताओ, विल दिस डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट बी परमिटेड और विल इट विल नॉट बी परमिटेड? आपको अगर याद हो, मेरे इनिशियल लेक्चर्स में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जो बेसिक रूल्स ऑफ लॉ। आप बताइए, विल दिस बी अलाउड और दिस विल नॉट बी अलाउड? दर्शन ने लिखा है परमिटेड और आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। तो दर्शन, आप मुझे एक बात बताओ, ये आप पूछ रहे हो या बता रहे हो? मानव बोल रहा है नॉट बी अलाउड, ओके। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ओके, दर्शन बोल रहे वो श्योर नहीं था, ओके। सो मानव ने बोला है नॉट बी अलाउड। व्हाई मानव, एंड व्हाट अबाउट अदर्स? क्योंकि इनडायरेक्टली पीआरओआई का होगा। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली विल नॉट बी अलाउड इनडायरेक्टली। याद आ रहा है? व्हाट इज प्रोहिबिटेड डायरेक्टली विल नॉट बी परमिटेड इनडायरेक्टली। ये सेम प्रोविजन यहां पर आ जाएगा कि इसमें आपको डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करेंगे। क्यों नहीं अलाउ करेंगे? बोले ये तो फिर अल्टीमेटली क्या हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने इनडायरेक्टली यहां पर इसी में पैसा लगा दिया, ठीक है। तो यही वाला चीज यहां पर आ जाता है कि देखो, एफडीआई आपने किया इन इंडियन कंपनी, वो इंडियन कंपनी अगर डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, क्या वो डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट कर सकता है? आंसर इज यस, इट कैन डू। अगर फर्दर जिस कंपनी में वो पैसा लग रहा है, ठीक है, पीक्यूआर लिमिटेड, वो ऑटोमेटिक रूट में है तो। लेकिन it will not be allowed, it will not be allowed, no downstream investments in the sector which is not eligible to receive FDI या फिर which has restrictions on receiving the FDI, वहां पर आपको अलाउ नहीं करेगा। आप बताओ जी, ये क्लियर हुआ? गाइस, इज दिस क्लियर? ये क्लियर हुआ आप लोगों को? राइट, बेसिक प्रोविजन है, ठीक है। ये ध्यान रखना डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो सबसे पहले तो अगर डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, और इसको समझाने के बाद में फिर आप यहाँ पर ये लॉजिक दोगे whether downstream investment should be allowed or the downstream investments will not be allowed। अब आप मुझे बताओ, ये पैसा ये पैसा एबीसी का पैसा पीक्यूआर में नहीं लगे, ये कौन इंश्योर करेगा? एबीसी या डोनाल्ड ट्रंप? एबीसी या डोनाल्ड ट्रंप, मतलब सरकार अगर कुछ गलत होगा तो किसका गला पकड़ेगी? डोनाल्ड ट्रंप का, एबीसी का, या पीक्यूआर का? सरकार किसका गला पकड़ेगी?
दिया बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। ओ दिया, एक बात बताओ, एक सिंपल सा पॉइंट आप मुझे बताओ। मैं बार बार जो एक पॉइंट बता रहा हूं, साक्षी भी बोलती है डोनाल्ड ट्रंप। देखो, क्या आप बाहर वालों को कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप बाहर वालों को कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप बाहर वालों को कंट्रोल कर सकते हो? नो। तो डोनाल्ड ट्रंप का तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा, दर्शन बोलते हैं कि एबीसी या फिर पीक्यूआर। जिगिशा बोल रही है पीक्यूआर। हित इज सेइंग एबीसी। नियति ने बोला पीक्यूआर। ओके, तो आप यहां पर एक चेक करो। अगर आप पीक्यूआर लिमिटेड के हो तो आप क्या बोलोगे? अरे भाई, मेरे को तो पैसा लगाया, मुझे क्या पता उसके पास पैसा कहां से आया। एबीसी ने मेरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया और मैंने पैसा लगा दिया, कोई तकलीफ नहीं है। यहां पर पूरा का पूरा जो ओनर्स ऑफ कंप्लायंस होगा वो होगा ऑन एबीसी लिमिटेड, क्योंकि फॉरेन से पैसा किसको मिला है? एबीसी को मिला है। तो एबीसी, ये आपकी ड्यूटी है कि ये पैसा फर्दर गलत जगह नहीं जाए या उस सेक्टर में नहीं जाए जहां पर कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिटेड नहीं है, या उस जगह नहीं जाए जहां पर इसको अलाउ नहीं किया गया। ये फॉरेन का पैसा जहां नहीं जाना चाहिए ये वहां नहीं जाए। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये आपकी जिम्मेदारी है। गाइस, दिस इज क्लियर? This is clear? So in case of downstream investments, the onus of proof will be on the Indian company which is making the downstream investments. आपको ध्यान रखना है कि आप किसी ऐसी जगह पैसा ना लगा दो जहां पर कि आपको मना किया गया। तो फर्स्ट लेवल इंडियन कंपनी मेकिंग डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर पूरा कंप्लायंस होगा और इसी के लिए वो क्या करेंगे? सर्टिफिकेट लेंगे, ठीक है, फ्रॉम द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑन अ एनुअल बेसिस। और ये जो कंप्लायंस होगा ये आपको मेंशन करना पड़ेगा इन द डायरेक्टर रिपोर्ट बाय दैट इंडियन कंपनी कि हमें जो फॉरेन से पैसा मिला हमने उसका कोई डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, और अगर किया है तो उसी सेक्टर में किया है जहां पर कि इसका परमिशन आपको दिया हुआ है। और ध्यान रखना, जो भी इंडियन कंपनी यहाँ पर डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट करेगा उसको हम किसकी तरफ ट्रीट करेंगे? इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। This will be treated as indirect foreign investment for PQR Limited. Ultimately आपने क्या कर दिया? PQR Limited के अंदर इनडायरेक्टली फॉरेन का पैसा लगा दिया। और जब भी आप यहाँ पर डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट करोगे जो कि इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट होगा, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा टू DPITT। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो DPITT का फुल फॉर्म क्या है? हमने पहले भी पढ़ा था, इसका नाम चेंज हो गया है, ठीक है। कमेंट सेक्शन पे कौन इसका आंसर कर सकता है? DPITT, बिना गूगल किए। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड मानव। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले ये DIPP हुआ करता था, फिर इसका नाम यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। और इसके अलावा जो फॉर्म होगा वो फॉर्म कौन सा रहेगा? दैट विल बी फॉर्म DI, डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट DI। और ये आप फॉर्म किसको फाइल करोगे? RBI को। अब आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया था रूल्स कौन बना रहा है? रूल्स बना रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री, है कि नहीं? लेकिन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अभी भी किसके पास छोड़ के रखा हुआ है? रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इज स्टिल विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड दैट इज द रीजन द फॉर्म DI will be filed to the Reserve Bank of India within 30 days of allotment. Guys, is this clear? Guys, is this clear? Right? ये देखो, ये यहाँ पे आपको आगे मिलेगा, आप चेक करो। ये देखो, इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट इज इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट? तो ये आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसको अब लिख सकते हो। इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मींस, मैंने देखो ये क्या कर दिया, ये डेफिनेशन को ब्रेक कर दिया है। सो इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मींस अ डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट व्हिच इज रिसीव्ड बाय एन इंडियन एंटिटी। ऑब्वियस बात है, तो ये कौन सी एंटिटी का बात कर रहा है? इट इज टॉकिंग अबाउट PQR लिमिटेड।
दिस इज टॉकिंग अबाउट PQR लिमिटेड, ये बात हो रहा है। अब किससे पैसा मिल रहा है, अब यहाँ पर ABC लिमिटेड या किसका बात होगा? सो फ्रॉम अनदर इंडियन एंटिटी, सो अनदर इंडियन एंटिटी यानी कि ये हो गया आपके लिए ABC लिमिटेड, जो कि, ठीक है, जो कि इंडियन एंटिटी विच इज नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और इट इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, या फिर उसको किसी इन्वेस्टमेंट व्हीकल से पैसा मिल रहा है, किसी ट्रस्ट से, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड से, ठीक है, जिसका की मैनेजर या स्पॉन्सर जो है विच इज नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ रेसिडेंट इन इंडिया, और विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। और यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया प्रोवाइसो में, और क्या बताया है, नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अदर देन इंडियन एंटिटी कैन रिसीव इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। अब बताओ, ओनली इंडियन एंटिटी कैन रिसीव, बेसिकली नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो आप और मैं हम इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते, ठीक है, खाली जो इंडियन एंटिटी रहेगा वो ही यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स रिसीव कर सकेगा। तो ये आपका एक इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा। और ये देखना, जब हम आगे FPIs के बारे में पढ़ेंगे तो ये वापस से सेम डेफिनेशन रिपीट हो जाएगा। अब देखो, यहां से आपको एक एक करके प्रोविजंस मिलेंगे। दिस इज बेसिकली एक्विजिशन थ्रू राइट इशू और बोनस इशू। अब आप देखो, आपके पास ऑलरेडी एक इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है, यू ऑलरेडी हैव shares of a Indian company and you are a person resident outside India. डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स है, ठीक है। अब आप देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज राइट इशू लेकर आ रहा है या रिलायंस इंडस्ट्री बोनस इशू लेकर आ रहा है, तो सिचुएशन ऐसा है, तो क्या आप वहां पर शेयर्स को ले सकते हो या नहीं ले सकते हो? सिचुएशन ये, क्या डोनाल्ड ट्रंप शेयर्स को ले सकते हैं या डोनाल्ड ट्रंप ये शेयर्स को नहीं ले सकते? गाइस इज दिस क्लियर? गाइस इज दिस क्लियर? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या है, एक्विजिशन थ्रू राइट इशू और बोनस इशू। तो इसमें सिचुएशन क्या है, देयर इज अ पर्सन, डोंट रीड ये सब जो यहाँ पे लिखा हुआ है, डोंट रीड दिस, ठीक है। जनरली ये स्टूडेंट्स लोग इसको रीड करना शुरू कर देते हैं, आप सिर्फ सुन लो। जब आप सुन लोगे ऑल दिस विल मेक परफेक्ट सेंस, और आपको शायद इसको रटना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं लॉजिक के साथ आपको यहाँ पे क्लिक करवा दूंगा। तो आप देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सिचुएशन, इसमें क्या है, there is a person who is resident outside India and that person is holding shares in an Indian company, and that Indian company is now making a bonus issue or now it is making a right issue. So question यहाँ पे ये आ रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप या जो PROI है वो यहाँ पे बोनस इशू के थ्रू शेयर्स को ले सकते हैं या नहीं? एक तो ये, दूसरा, अगर राइट इशू आ रहा है तो क्या वो राइट इशू में अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं? सिचुएशन ये है। गाइस इज दिस क्लियर? गाइस इज दिस क्लियर? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर, सीधा सीधा ये। तो आपको फिर क्या करना होगा, इसमें आंसर को लिखना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, बोनस इशू के अंदर कैन यू रिनाउंस, सपोज करो हम सब एक लेट्स से कंपनी के शेयर होल्डर है, आप सब, हम सब जितने अभी हम इस मीटिंग के अंदर है, हम सब एक कंपनी के शेयर होल्डर है, ठीक है, और बोनस इशू आ गया 1:1 का, सबके पास 100 शेयर्स है, कंपनी ने बोला हम आपको 100 शेयर्स पर शेयर होल्डर और बोनस इशू की तरह बांट रहे हैं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं कंपनी को ऐसे बोलूं, यार ये जो मेरा 100 शेयर है ना, एक काम करो, इसके आधे तुम मुझे दे देना, 50 मेरे को दे देना, और बचे हुए 50 शेयर्स जो है वो ये स्टूडेंट्स के बीच में बांट देना। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? कैन यू रिनाउंस योर बोनस इशू? कैन यू रिनाउंस अ बोनस इशू? नहीं है कि नहीं? ओके, कैन यू रिनाउंस योर राइट इशू?
क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? देखो मेरा राइट है, नियति बोलती है रिपीट सर प्लीज। चलो देखो चेक करो नियति। द क्वेश्चन इज वी आर टॉकिंग अबाउट बोनस इशू एंड राइट इशू। कैन यू रिनाउंस योर बोनस इशू? कंपनी बोनस इशू दे रहा है, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो वो बोनस इशू के शेयर्स मुझे मत देना, मेरी जगह किसी और को पकड़ा देना? क्या आप ऐसा कर सकते हो? क्या नियति ऐसा कर सकती है कि वो बोनस इशू जब कंपनी बांट रहे, सपोज करो मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं बोनस इशू बांटने के लिए आया, आपने बोला सर वो बोनस इशू मेरे को मत दो, मेरी जगह आप एक काम करना सर जिल को दे देना बोनस इशू। नो, ऑब्वियसली नो। ठीक है, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है राइट इशू में ऐसा हो सकता है मैं राइट इशू लेकर आ गया 1:3, मतलब जिसके पास 3 शेयर है वो एक नए शेयर के लिए सब्सक्राइब कर सकता है। तो मैंने आपके पास आया, मैंने आपको बोला नियति आपके पास 300 शेयर्स है, आप 100 शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो कंपनी के, क्या आप सब्सक्राइब करना चाहते हो? तो क्या आप ऐसे बोल सकते हो सर मैं सब्सक्राइब नहीं करूंगी, मेरी जगह यहाँ पे दिया सब्सक्राइब करेगी? कैन यू डू दैट? नियति बोलती है नो, बिल्कुल गलत। राइट इशू कैन बी रिनाउंस्ड, इसको हम बोलते हैं रिनाउंसिंग द राइट। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मना नहीं करता है तो आप राइट इशू को रिनाउंस कर सकते हो, जो लेटर ऑफ ऑफर होगा। ओके, तो एक तो ये पॉइंट आ गया। अच्छा, हैविंग सेड दैट, आप मुझे बताओ आप सबके पास 100 शेयर्स है, बोनस इशू फिर से आ गया 100 शेयर्स का, क्या हमारा परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग बदलेगा? क्या हमारा बोनस इशू के बाद परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग बदलेगा? टेक इट दिस वे, इस कंपनी के अंदर 4 शेयर होल्डर्स हैं, लेट्स से ए, बी, सी एंड डी। ये 100 शेयर्स होल्ड करता है, ये 100 शेयर्स होल्ड करता है, और ये 300 शेयर्स होल्ड कर रहा है, और ये 500 शेयर्स होल्ड कर रहा है। तो आप टेक्निकली देखो ए के पास 10% है, बी के पास 10% है, सी के पास 30% है, और डी के पास 50% है। हाँ या ना? हाँ या ना? अब अगर बोनस इशू आएगा तो आप मुझे बताओ क्या ऐसा हो सकता है डी के पास 50 की बजाय 60 हो जाए आफ्टर बोनस इशू? क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा हो जाएगा ए का शेयर जो 10% है आफ्टर बोनस इशू वो 15% हो जाए? ऐसा हो सकता है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपने जितना जितना शेयर्स है उसी के प्रपोर्शन के बेसिस पर तो आपको शेयर्स मिलेंगे, है कि नहीं? अच्छा, क्या राइट इशू के बाद ऐसा हो सकता है कि ये रेशियो चेंज हो जाए, 10:10:3:5 ये चेंज हो जाए? यस। क्यों हो सकता है? ए अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करे, बी अपने राइट को रिनाउंस कर दे किसी और को, सी अपने राइट को एक्सरसाइज करे, डी अपने राइट को थोड़ा खुद एक्सरसाइज करे, थोड़ा किसी और को रिनाउंस कर दे, मतलब बाहर वाले को किसी को रिनाउंस कर दे। तो देखो बोनस इशू के बाद आपका सेक्टोरल लिमिट ब्रीच हो जाएगा, इसके चांसेस नहीं है। ठीक है, आप देखो सपोज करो ये दोनों फॉरेन के हैं, these two are PROI, ठीक है? So if these two are PROI, then after bonus issue also they will continue to hold 20%। देखो लॉ में आप इस तरह से समझो, एफडीआई पॉलिसी के अंदर ऐसा बोला क्या है that a PROI cannot invest more than 10, a single PROI। तो ए भी 10 होल्ड कर रहा है, बी भी 10 होल्ड कर रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बोनस इशू आ गया तो सबको बराबर बराबर शेयर्स मिले, ये पहले भी 10 होल्ड कर रहा था, अभी भी वो 10 होल्ड कर रहा है, वो बात और है 100 की बजाय वो 200 शेयर होल्ड कर रहे हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज वो अभी भी कितना होल्ड कर रहा है? 10% ही होल्ड कर रहा है। तो देयर इज गोइंग टू बी नो प्रॉब्लम हियर। बट जब राइट इशू का बारी आएगा तो यहां पर गड़बड़ हो सकता है। तो जब राइट इशू होगा तो आपको यहां पर चेक करना पड़ेगा कि जो सेक्टोरल लिमिट्स है वो ब्रीच ना हो जाए। गाइस आपको समझ में आ रहा है जो पॉइंट मैंने समझाया यहाँ पे अभी? गाइस कुड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राइड टू एक्सप्लेन हियर?
कि किन किन कहां पर ध्यान रखते हो। सेक्टोरल लिमिट का ब्रीच बोनस इशू में नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ कहां पर ज्यादा मगजमारी है, बोनस इशू आए तब या राइट इशू आए तब? कहां पर ज्यादा मगजमारी होगा? जब राइट इशू आएगा, क्योंकि बोनस में ज्यादा लफड़ा नहीं है। जो जितने शेयर्स होल्ड कर रहा है उससे थोड़े से ज्यादा शेयर्स होल्ड करेगा, लेकिन परसेंटेज वाइज सेम रहेगा, तो कोई ज्यादा कंप्लायंस नहीं है। लेकिन राइट इशू में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, बोनस इशू में क्या कोई मॉनेटरी इनफ्लो होता है कंपनी के अंदर? इज देयर एनी मॉनेटरी इनफ्लो इन्वॉल्व इन केस ऑफ बोनस इशू? क्या आप बोनस इशू में कंपनी को पैसे देते हो? आंसर इज नो। लेकिन राइट इशू में आप पैसे देते हो। तो राइट इशू के अंदर देयर विल बी money which will be coming in, there will be foreign exchange which will be coming into the company, yes or no, which will be company coming into the country। उस कंपनी के अंदर पैसा आएगा, फॉरेन से इंडिया के अंदर पैसा आएगा उस कंपनी के अंदर। तो यहां पर आपको चैनल्स भी डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई किस रूट से पैसा आ रहा है। अरे समझा कि नहीं? वो FCNR अकाउंट याद आ रहा है, जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे अकाउंट्स थे, NRE अकाउंट, FCNR अकाउंट, उस अकाउंट के थ्रू ही पैसा है। ऐसे नहीं आपने गूगल पे कर दिया। आया समझ में? दूसरा, जब ये राइट शेयर्स का बात हो रहा है तो आपको वैल्यूएशन का भी लफड़ा आ जाएगा कि वैल्यूएशन भी यहाँ पर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर राइट इशू के अंदर काफी सारे यहाँ पर आपको कंप्लायंसेस ध्यान रखने होंगे। बोनस इशू के अंदर आपके कंप्लायंसेस का जो लफड़ा है वो कंपैरेटिवली क्या होगा, वो कम होगा। लेकिन एक कंप्लायंस ऐसा है जो दोनों में रहेगा, बोनस इशू में भी और राइट इशू में भी। क्या आप गेस करके बता सकते हो वो कौन सा कंप्लायंस होगा जो आपको बोनस इशू में भी करना पड़ेगा और राइट इशू में भी करना पड़ेगा? देयर इज वन कंप्लायंस व्हिच यू विल हैव टू डू। हमने थोड़ी देर पहले लेक्चर के स्टार्ट में उसको डिस्कस किया था। देयर इज वन कंप्लायंस व्हिच यू विल हैव टू डू। देयर इज वन फॉर्म व्हिच यू विल हैव टू फाइल बोथ इन केस ऑफ बोनस इशू एज वेल एज राइट इशू। क्या आप उस फॉर्म के बारे में बता सकते हो? There is one form which you will have to file. Come on, मैंने आपको थंब रूल, बेसिक रूल्स में बताया था। बोनस इशू, राइट इशू, कोई भी इशू हो, फॉर्म FCGPR याद आ रहा है? जब भी एक नया शेयर इशू होगा टू अ PROI, you will have to file form FCGPR। याद आ रहा है? अरे शांत हो गए बिल्कुल, राइट? तो ध्यान रखना, राइट इशू, बोनस इशू, दोनों के अंदर एक कंप्लायंस आपका कॉमन रहेगा, दैट यू विल हैव टू फाइल FCGPR। ठीक, तो अब आपको समझ में आ रहा है मैंने कैसे थंब रूल वाला रूल्स जो आपको पढ़ाया था वो क्यों बताया? क्योंकि अब आपको उसको याद करने का जरूरत नहीं है कि बोनस इशू में ये, राइट इशू में ये ऐसे। आपको अब सिंपली पता है कि बोनस इशू हो, राइट इशू हो, कल को अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर कोई और शेयर्स इशू हो रहा हो, तब भी आपको क्या फाइल करना पड़ेगा? फॉर्म FCGPR। अब आप देखो यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस है। नाउ इफ यू रीड these conditions are going to be very very easy for you। देखो लॉ क्या बोलता है, देखो एक चीज आपको याद होगा, रूल ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, है कि नहीं? आपका लॉ का इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लॉ को कंप्लाई करो और दूसरे को वायलेट कर दो, है कि नहीं? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बताया, देखो सबसे पहला फेमा क्या कर रहा है, जो रूल है वो बोलता है, देख भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनीज एक्ट को बनाया, वो कंपनीज एक्ट को कंप्लाई करना बे। आया समझ में? बोनस इशू, राइट इशू जो आप कर रहे हो, दैट शुड नॉट बी in contravention of the provisions of the Companies Act, that should comply the Companies Act। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, बोनस इशू और राइट इशू दोनों से there should not be breach of the sectoral cap, राइट? देखो बोनस इशू में तो वैसे नहीं होगा, पर राइट इशू में भी आपको ध्यान रखना है कि सेक्टोरल कैप में आपका ब्रीच नहीं हो जाए। ध्यान रखो, अगर ये कंडीशन नहीं डाले तो आप देखो हर कोई क्या करेगा। देखो अगर ये वाला कंडीशन नहीं डाला तो देखो डायरेक्टली तो अलाउड नहीं है, हम क्या करेंगे, इनडायरेक्टली राइट इशू लेकर आएंगे और राइट इशू लाकर हम इंडियन पार्टी को बोलेंगे, एक काम करो आप राइट इशू में सब्सक्राइब मत करो, फॉरेनर को आप बोल दो वो सब्सक्राइब कर लेगा, तो ऑटोमेटिकली शेयर बढ़ गया। आप समझ रहे हो? देखो कैसे प्लानिंग हो सकता है। सी ए, लेट्स से यहां पर ही इज PRI, ठीक है,
इसका कंपनी में स्टेक है लेट्स से 70%, और यहाँ पर बी है जो कि क्या है PROI, इसका स्टेक है कंपनी में 30%। और कैसे है? क्योंकि इसके पास 70 शेयर्स है, इसके पास 30 शेयर्स है, टोटल 100 शेयर्स है कंपनी में, ये वाला स्टेक है। ये बोलता है यार मुझे इस कंपनी के अंदर लेट्स से 50% शेयर्स चाहिए, या मुझे इस कंपनी में 70% शेयर्स चाहिए। अब गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट बोलता है नहीं भाई आपको 30% ही अलाउड है, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है, राइट? अब देखो डायरेक्टली तो मना कर दिया, अब ये क्या करते हैं इनडायरेक्टली प्लानिंग करते हैं। ये बोलते हैं एक काम करो 500 राइट शेयर्स इशू कर दो, ठीक है? अब 500 राइट शेयर्स इशू करो मतलब 350 शेयर्स ए को सब्सक्राइब करना है और 150 शेयर्स बी सब्सक्राइब करेगा, which will again keep their percentages same only 70 and 30। लेकिन यहाँ पर ए क्या करता है, अब कंपल्शन तो है नहीं ए के ऊपर कि उसको ये शेयर लेना ही लेना है, ए ये राइट को क्या कर देता है रेनाउंस कर देता है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा 500 शेयर्स कौन सब्सक्राइब कर लेता है बी। तो अब आप देखो राइट इशू के बाद क्या सिनेरियो हो जाएगा, ए के पास हो जाएंगे 70 शेयर्स, बी के पास हो जाएंगे ये 30 शेयर्स तो था ही, प्लस ये 500 शेयर इसने पूरा सब्सक्राइब कर लिया, सो 530। अब आप देखो बी यहाँ पर बोलेगा डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, आई एम द किंग, राइट? मैं जो करना चाहूँ मैं वो कर ही सकता हूँ, ठीक है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर फेमा रेगुलेशन आएगा और बोलेगा अबे नालायक, राइट इशू कर दिया कोई तकलीफ नहीं, तूने रेनाउंस किया कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आपका सेक्टोरल लिमिट तो ब्रीच हो गया, सो दिस विल नॉट बी अलाउड। व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली विल not be allowed indirectly। guys is this clear? guys is this clear? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर। सो सेम प्रोविजन यहाँ पर बताया हुआ है दैट द इशू शुड नॉट रिजल्ट इन द ब्रीच ऑफ सेक्टोरल कैप। इसके अलावा यहाँ पर क्या बताया हुआ है, द शेयर होल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच द राइट इशू और द बोनस इशू हैज बीन मेड must have been acquired and held as per the provisions of the rules। मतलब ये जो 30% शेयर्स आपको मिला है ये भी कॉन्ट्रावेंशन के थ्रू नहीं मिलना चाहिए। यू कैन नॉट कॉन्ट्रावीन द प्रोविजन, टेक द 30% शेयर्स एंड देन उसके बाद आप बोलो भाई ये तो बोनस इशू है, मेरा तो राइट है, ये मेरे को शेयर्स मिलना, ये मेरा हक है, तो वो नहीं होगा। तो बेसिकली अगर मतलब आप इसको लिटरल सेंस में मत ले जाना, बट ऐसे देखना अगर पापा इलीगल है तो बच्चा भी इलीगल हो जाएगा यहाँ पे, है समझ में? सो द शेयर्स ऑन विच यू आर गेटिंग राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स those should not be in contravention of the law, क्योंकि अगर वो इलीगल हुआ तो आपका जो सेकेंडरी आपको एक्विजिशन हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा आपके लिए, सेकंड एक्विजिशन, वो भी इलीगल हो जाएगा। अरे समझा? मतलब आप ऐसे समझो अगर आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आपने फॉर्ज कर दिया, ठीक है, और जाली सर्टिफिकेट के थ्रू आपने एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ले लिया, तो बाय डिफॉल्ट आपका एग्जीक्यूटिव वॉइड ab initio होगा। व्हाई? बिकॉज टेकिंग इनटू एडमिशन in CS executive was on the basis of you clearing CS foundation। अब CS foundation ही अगर आपका forged है तो CS executive तो बेकार ही हो गया, ठीक है? Not a very right example by the way, but still just to give you an idea that the shares on which bonus issue and right issue is being made, that should not be in contravention of the provisions। इसके अलावा आप देखो in case of listed company the right issue to a person resident outside India will be as per the price which is determined by the company। अब राइट इशू के अंदर आपको पता है कोई भी प्राइस आप रख सकते हो, ठीक है, लेकिन अगेन वहां जो भी प्राइस होगा वो कंपनी डिसाइड करता है। इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी इट शुड नॉट बी लेस देन द प्राइस विच इज ऑफर्ड टू अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अच्छा एक क्वेश्चन का और आंसर करो, जस्ट थोड़ा सा ऑफ ट्रैक डिस्कशन। आप मेरे को एक बात बताओ, राइट इशू में जो ऑफर प्राइस होगा दैट विल बी हायर देन और दैट विल बी लोअर देन द करंट मार्केट प्राइस? दैट विल बी हायर देन और दैट विल बी लोअर देन द मार्केट प्राइस? लोअर देन, ठीक है? तो ध्यान रखना अगर मार्केट प्राइस इस समय चल रहा है 200 रुपया और आप राइट इशू 160 रुपए का लेकर आ रहे हो तो सबके लिए 160 रखना। ऐसा नहीं
कि इंडिया वालों को आप बोलते हो 180 रुपया दो और फॉरेन वाले को बोलते हो कि चलो 160 रुपया दो, ऐसा नहीं होगा. इट शुड नॉट बी लेस देन द प्राइस विच इज ऑफर्ड टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. इसके अलावा द मोड ऑफ पेमेंट, अटेंडेंट कंडीशंस जो भी है ये सब आपके कंप्लाई होने चाहिए, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको बताता है. एंड इंडिविजुअल हु इज PROI एक्सरसाइजिंग द राइट इशू, ठीक है, which were held by a person resident in India shall hold these shares acquired on repatriation basis. अब इसका क्या मतलब है आप ये भी समझो. ये कंपनी है, इस कंपनी में लेट्स से नरेंद्र मोदी ने पैसा लगाया, तो एक तरीके से आप ये मान के चलो कि ये जो पैसा नरेंद्र मोदी ने यहां पर लगाया ये देश का ही पैसा है, ये बाहर नहीं जाएगा. हाँ या ना, देश का ही पैसा है, बाहर नहीं जाएगा, बिकॉज ही इज अ PRI. अब सपोज करो नरेंद्र मोदी सोल्ड दीज शेयर्स टू डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर बोनस इशू मिल रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप बोलता है चलो भाई ये जो बोनस इशू वाले शेयर्स मेरे को मिले हैं, लेट्स से 100 शेयर्स इसके पास थे, इसको 100 शेयर्स और बोनस वाले मिले हैं. तो अब ध्यान रखना ये 100 शेयर्स को बेचकर वो पैसा वापस लेकर नहीं जा सकता. द बोनस इशू which is received by a person resident outside India, which was acquired from a person resident in India, will be held on non-repatriable basis. ठीक है, मतलब उस शेयर को बेच के आप पैसा अपने देश में वापस नहीं ले जा सकते, उसको आपको देश के अंदर ही रखना होगा. आप कहीं और उसको इन्वेस्ट कर दो चलेगा, लेकिन आप उस पैसे को उठाकर बाहर नहीं ले जा सकते. गाइस इज दिस कंडीशन क्लियर? गाइस इज दिस कंडीशन क्लियर? ये वाला ध्यान रखना, ये एक आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा जो आपको बोलेगा एक्सप्लेन द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द राइट इशू और बोनस इशू टू बी मेड बाय अ कंपनी व्हिच इज हैविंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. तो ये आपके कंडीशंस हो जाएंगे. अब अगर आप ध्यान से आपने इन सब चीजों को सुना है तो आई एम वेरी श्योर ये सब आपको बाय डिफॉल्ट ही याद हो गया होगा कि ये सारे कंप्लायंसेस है. आप देख रहे हो इट्स वेरी वेरी इजी, बस खाली आपको ब्रॉड लॉजिक के साथ में उसको समझ लें. मैंने जैसे आपको बताया ना, फेमा का बेसिक स्ट्रक्चर आप समझ जाओ, फेमा का बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए तो ये सब आपके लिए बिल्कुल केक वॉक होगा. चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पे ईसॉप के ऊपर, बोनस इशू के बाद ईसॉप के ऊपर देखते हैं. ईसॉप को हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में जो भी हमारा रहेगा ESOP एंड मर्जर्स एंड अमलगमेशन, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं. फिर FDI इन LLP एंड ऑल वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहाँ पर कवर करेंगे. अब देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं ESOP के लिए, तो ESOP किसको किसको इशू किया जा सकता है? ESOP कैन बी इशूड टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अदर देन द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, एंड ESOP कैन आल्सो बी इशूड टू द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, also the holding company, also the subsidiary company and also the joint venture company and all. अब यहाँ पर क्या बताया है, कोई भी इंडियन कंपनी है जो ESOP इशू करना चाहता है वो ESOP इशू कर सकता है. अब ESOP में मुझे बताओ ESOP कौन इशू करेगा? इंडिया की कंपनी इशू कर रही है ESOP या फॉरेन की कंपनी? इस क्वेश्चन का क्विकली मुझे आंसर करके बताओ, हम कौन इशू कर रहा है ESOP? इंडिया की कंपनी ESOP इशू कर रही है या फॉरेन की कंपनी? इंडिया की कंपनी. वेरी गुड नियति, करेक्ट. दर्शन दिया करेक्ट. यहाँ पर जो इंडिया की कंपनी है वो ESOP इशू कर रही है. तो अब बात हो रही है, और ESOP किसको इशू किया जा रहा है? टू द एम्प्लॉइज हु आर PROI. अब ये PROI एम्प्लॉइज जो है, ये एम्प्लॉइज किसके हो सकते हैं? आपके अपने कंपनी के, आपके होल्डिंग कंपनी के, आपके जॉइंट वेंचर कंपनी के, आपके WOS के, या आपके सब्सिडरी कंपनी के. ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या कंडीशंस है? अगेन अगर आपने जैसे यहाँ पर बोनस और राइट इशू में देखा था, वो बोलेगा देखो मेरा एक और सिस्टर मिनिस्ट्री है जिसने यहाँ पर क्या किया है, कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोविजंस बनाए, उसको कंप्लाई करना. यहाँ पर भी वही सेम रहेगा कि आपको कंपनीज एक्ट को कंप्लाई करना है, और लिस्टेड कंपनी अगर है तो आपको सेबी रेगुलेशन, सेबी एक्ट जो उसको भी यहाँ पर कंप्लाई करना होगा. दूसरा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के अंदर आप फॉरेनर को, PROI को शेयर्स इशू करके सेक्टोरल कैप को ब्रीच नहीं कर सकते. तो अगर 74% HDFC में अलाउड है
तो एचडीएफसी ऐसा नहीं कर सकता 4% शेयर्स ईसॉप के थ्रू पीआरओआई को बांट दे और बोलते देखो जी 78 हो गया, बट 78 में देखो प्योर तो 74 ही है क्योंकि 4 तो हमारे एम्प्लॉइज ही थे, नॉट अलाउड बिकॉज सेक्टोरल कैप। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप एक ऐसे सेक्टर में हो जहां पर आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है, तो भले ही आप ईसॉप और स्वेट इक्विटी इशू कर रहे हो, लेकिन तब भी आपको क्या लगेगा, प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगा। कब, अगर आप एक ऐसे सेक्टर में हो जहां पर आपको अप्रूवल लेना है। इफ योर कंपनी फॉल्स इनटू द अप्रूवल रूट, प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल वुड बी रिक्वायर्ड। गाइस इज दिस क्लियर? ये वाला पार्ट देखो, बेसिक पॉइंट्स है। इसके अलावा अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर्स या ईसॉप इशू कर रहे हो, किसको, एक बांग्लादेश के सिटीजन को या एक पाकिस्तान के सिटीजन को, तब तो बाय डिफॉल्ट ही है ना भाई गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगा, क्योंकि क्लियरली बोल दिया था ना दैट PROI can make investments in India, but other than the citizens and entity which are established in Bangladesh or Pakistan, they can do that only by taking prior government approval. तो अगर आपका एम्प्लॉय बांग्लादेश में या पाकिस्तान में है तो सबसे पहले तो गॉड ब्लेस योर कंपनी, करेक्ट, स्पेशली पाकिस्तान, बट ठीक है रेसिस्ट नहीं होते, बट एनीवे यू विल हैव टू टेक प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल। आप बताओ जी, ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ आपको गाइस? ये क्लियर हुआ? ठीक, अब देखो एक एग्जांपल यहां पे लेते हैं। ठीक है, दिया हमारे कंपनी की एफिशिएंट एम्प्लॉई है, ठीक है, और दिया इस समय क्या है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, और हमने उसको ऑप्शन दे दिया। देखो ईसॉप का स्टेजेस क्या रहता है, अगर क्विकली हम यहाँ पर डिस्कस करें तो ईसॉप के स्टेजेस क्या होते हैं। आप देखो ये आ गया ईसॉप में, एक तो होता है कि आप यहाँ पे ऑप्शन को ग्रांट करते हो, ठीक है, उसके बाद आप ऑप्शन को वेस्ट करते हो और फिर ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो, और एक्सरसाइज नहीं करते तो ऑप्शन लैप्स हो जाता है कि नहीं। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, दीज आर अनवेस्टेड ऑप्शंस, है कि नहीं, एंड दीज आर वेस्टेड ऑप्शंस, यस और नो। इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिंग पीरियड, इसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड, हाँ या ना। ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर है आप लोगों को ईसॉप का? अब आप देखो, हमने दिया को ऑप्शन ग्रांट किया, उस वक्त दिया हमारे कंपनी की एफिशिएंट कंपनी सेक्रेटरी थी, ठीक है। अब ये ड्यूरिंग तो वेस्टिंग पीरियड है, ये जो हमारा वेस्टिंग पीरियड था, क्या लॉ में कुछ लिखा है वेस्टिंग पीरियड मिनिमम या मैक्सिमम कितने टाइम का होना चाहिए? लॉ में ऐसा कुछ नहीं लिखा। हमारा जो वेस्टिंग पीरियड था, ये वेस्टिंग पीरियड था 4 इयर्स का, ठीक है, 4 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड था। और जब हमने दिया को ईसॉप ग्रांट किया था, उस समय ये थी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अब हुआ क्या, इन 4 सालों में दिया की हो गई शादी, और दिया शादी करके चली गई प्रियंका चोपड़ा के पास इन यूएसए, ठीक है। दिया को भी एक निक मिल गया यहां पर। अब दिया बन गई है PROI, लेकिन उसने कंपनी का साथ नहीं छोड़ा, वो अभी भी हमारे कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है। और ओवरसीज कंपनी में जो हमारा कंपनी था, यूएस में जो हमारी सब्सिडरी कंपनी थी, ये वहां की कंपनी सेक्रेटरी बन गई। तो हमने बोला हाँ दिया, ये जो ऑप्शन आपको हमने दिया है यहाँ पे, इसको आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अब तकलीफ क्या है, जब दिया ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी इज व्हाट, she is PROI, हाँ या ना। However, when option was granted to her, she was PRI। अब यहां पर ध्यान रखना, लॉ में एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है, और क्या बोला कि दिया भले ही आप PROI हो, ठीक है, लेकिन अब ऑप्शन को एक्सरसाइज करके जो भी आपको शेयर्स यहां पर मिलेंगे, इसको आप नॉन रीपैट्रिएबल बेसिस पर होल्ड करके रखोगे। मतलब ऑप्शन को एक्सरसाइज करके शेयर को बेच के पैसे को आप यूएस नहीं ले जा सकते। आप बताओ जी, ये क्लियर हुआ गाइस? ये क्लियर हुआ आपको? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? दिया जी आपको क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, दिया ने सबसे पहले लिखा यस, ओके।
चलो जी, वेरी वेरी गुड। ये देखो, तो आपको ये ध्यान रखना है that provided further that an individual who is person resident outside India who is exercising the option, this is दिया after 4 years, ठीक है, which was issued when he or she, तो हमारे केस में तो she was a person resident in India shall hold the shares so acquired on exercising the option only on non repatriation basis। आप बताइए जी, ये क्लियर हुआ? ये देखो, इसी को यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में दे दिया। अब PROI exercising the option when it was issued or granted when the employee was PRI, the shares acquired must be held on non repatriation basis। और ESOP के लिए भी आपका जो compliances है वो compliance आपका सिंपल है। एक तो फॉर्म FCGPR जाएगा क्योंकि आप बोनस इशू कर रहे हो, राइट इशू करो या आप ESOP इशू करो, फॉर्म FCGPR तो जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा क्योंकि आप ESOP इशू कर रहे हो तो आपका एक और फॉर्म चला जाएगा, दैट इज फॉर्म ESOP। और ध्यान रखना इनका टाइम पीरियड जो है वो है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस। आप बताइए जी, ये क्लियर हुआ या नहीं? ये क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर? चलिए, तो अब हम आज के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? मर्जर्स एंड अमेल्गमेशन। अब देखो, क्योंकि शादी की बात हो रही है तो हम यहाँ पर और थोड़ी सी शादी की बात करते हैं। तो हमारा यहाँ पर मर्जर एंड अमेल्गमेशन का टिपिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा रहता है, मैं आपको ये बता देता हूँ। आपके पास एक होगा ट्रांसफरर कंपनी, there will be one transferor company and there will be one transferee company। आपके पास एक तरफ ट्रांसफरर कंपनी होगा और एक तरफ आपके पास होगा ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। ट्रांसफरर कंपनी क्या करता है? अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देता है। इट ट्रांसफर्स ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज प्लस ये अपना जो बिजनेस है ये ट्रांसफरी कंपनी को दे देता है। ट्रांसफरी कंपनी बदले में क्या करता है? परचेज कंसिडरेशन लेगा, ठीक है, ये पोटला, ये पोटले में परचेज कंसिडरेशन, ये परचेज कंसिडरेशन दे देगा किसको? ट्रांसफरर कंपनी को। और ट्रांसफरर कंपनी फिर क्या करता है? ये परचेज कंसिडरेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है टू इट्स शेयर होल्डर्स, टू इट्स शेयर होल्डर्स, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हो इस पोर्टले में क्या है? परचेज कंसिडरेशन में क्या है? देखो, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी कैश, इट कैन बी फॉर मतलब कैश में फॉरेन करेंसी, इंडियन करेंसी, इट कैन बी बॉन्ड, डिबेंचर्स, बट इसमें क्या है? इसमें है ट्रांसफरी कंपनी के शेयर्स। आप समझ रहे हो? इसमें क्या है? ट्रांसफरी कंपनी के शेयर्स। अब आप देखो, ये ट्रांसफरी कंपनी के शेयर ट्रांसफरर को जाते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है? ये जो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर है, दे बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। गाइस, ये मर्जर एंड अमेल्गमेशन का स्ट्रक्चर है जिसको हम M&A बोलते हैं। आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आया? आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आया? टेक इट दिस वे, ये हो गया लेट्स से बिग बाजार, फ्यूचर ग्रुप, बिग बाजार, और ये हो गया लेट्स से जियो मार्ट। अब देखो, जियो मार्ट ने बिग बाजार को खरीद लिया, आप बिग बाजार के शेयर होल्डर थे। मर्जर के बाद क्या होगा? आप किसके शेयर होल्डर बन जाओगे? आप जियो मार्ट के शेयर होल्डर बन जाओगे। और पूरे ट्रांजैक्शन में क्या होगा? पूरे ट्रांजैक्शन में जियो मार्ट आपको बोलेगा, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, आप एक काम करो, आपके पास जो बिग बाजार का शेयर है वो बिग बाजार का शेयर आप मुझे दे दो, मैं उसी के इक्विवेलेंट वैल्यू का, रादर उसमें प्रीमियम लगा के मैं आपको जियो मार्ट के शेयर्स को दे रहा हूं। आप क्या अग्री करते हो? इस तरह से एक स्कीम तैयार किया जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्कीम ऑफ मर्जर एंड अमेल्गमेशन या स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, ठीक है। ये एक स्कीम तैयार किया जाएगा और ये स्कीम को आप शेयर होल्डर्स, कौन शेयर होल्डर्स? शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अग्री करोगे। अग्री करने के बाद ऐसा नहीं ट्रांसफरी वाले अग्री नहीं करेंगे, ट्रांसफरी वाले भी अग्री करेंगे, बट ट्रांसफरर वाले से पूछा जाएगा, वो अग्री करेंगे
उसके बाद में ये स्कीम को हम लेकर जाएंगे एनसीएलटी के पास, और अब एनसीएलटी को बोलेंगे देखो कोर्ट, ऑनरेबल एनसीएलटी, हमने एक स्कीम तैयार किया है जिसके तहत ये जो ट्रांसफरर कंपनी है, हम इनके बिजनेस को अक्वायर कर रहे हैं, एसेट्स को अक्वायर कर रहे हैं, लाइबिलिटीज को अक्वायर कर रहे हैं, अब ये कंपनी बंद होने वाला है, ठीक है। और इसके लिए हम इन शेयर होल्डर्स को बोलते हैं कि आप एक काम करो, अपने शेयर्स हमें दे दो और बदले में हम आपको अपने शेयर दे रहे हैं। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज अ शेयर स्वैप डील। आप समझ रहे हो, शेयर एक्सचेंज डील, शेयर स्वैप डील। हमने एक शेयर स्वैप डील कर लिया और इस शेयर स्वैप डील के अंदर हमने ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स से उनके कंपनी के शेयर ले लिए और बदले में हमने उनको अपने कंपनी का शेयर दे दिया। आप बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब एनसीएलटी को अगर लगेगा सब कुछ बराबर है, सब कुछ सही है, तो एनसीएलटी बोलेगा ओके डन डना डन, लगन थई क्यों, ठीक है, दोनों कंपनीज की शादी हो गई, लगन थई क्यों। आप बताओ ये समझा आपको? गाइस इज दिस क्लियर? अब यहां पर लफड़ा क्यों आ रहा है? लफड़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि एक कंपनी इंडिया की कंपनी है और एक कंपनी बाहर की कंपनी है, या फिर ये जो ट्रांसफरर कंपनी है इसमें कुछ शेयर होल्डर्स जो है वो कौन से वाले हैं, इंडिया के मतलब पीआरआई, और कुछ शेयर होल्डर्स हैं जो कि क्या है, पीआरओआई। इस ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर में एक है नरेंद्र मोदी और एक है डोनाल्ड ट्रंप। अब देखो नरेंद्र मोदी को शेयर इशू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई घर का ही आदमी है, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप को शेयर्स इशू करोगे तो तकलीफ है कि नहीं, क्योंकि वो क्या है, पीआरओआई। अब पीआरओआई को जब आप शेयर इशू कर रहे हो तो आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट सब आपको घूर घूर के देख रहा है। ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में आपको क्या बोलता है, द रूल सेज दैट if there is a merger and amalgamation that is happening, you can issue shares, okay, but the scheme, I mean the merger and amalgamation should take place pursuant to a scheme, ठीक है, which is approved by NCLT or by any competent authority। अब कई बार एनसीएलटी नहीं, आप रीजनल डायरेक्टर के पास जाते हो, वो भी आपके स्कीम को अप्रूव कर देता है। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आप सीएस फाइनल में आओ, 6 महीने बाद हम यही पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखो जो ट्रांसफरी कंपनी है, ठीक है, ट्रांसफरी कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी हु आर पीआरओआई, मतलब इंडिया की जो कंपनी है ट्रांसफरी कंपनी, वो डोनाल्ड ट्रंप को शेयर्स इशू कर सकती है, बट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग, ठीक है। और सब्जेक्ट टू फॉलोइंग क्या है, सबसे पहला ये देखो, आपको दिख रहा है ये 4 पॉइंट्स हमने बिल्कुल स्टार्ट में देखा था कि जब भी पीआरओआई को आप शेयर्स इशू करोगे तो ये कंप्लायंसेस जरूरी है। आपको एंट्री रूट देखना है, आपको ये चेक करना है क्या अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए। ऑटोमेटिक रूट नो प्रॉब्लम, अप्रूवल रूट है तो प्लीज टेक गो एंड टेक प्रायर अप्रूवल। सेक्टोरल कैप, मर्जर अमेल्गमेशन करके आप सेक्टोरल लिमिट्स को ब्रीच नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट लिमिट्स जो दिया हुआ है उसको ब्रीच नहीं कर सकते। इसके अलावा जो अटेंडेंट कंडीशंस है उसको आप कंप्लाई करो। दूसरा, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस आपका पूरी तरह से कंप्लाई होना चाहिए, ठीक है, नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू द इशू ऑफ शेयर्स बट फॉर द एंटायर स्कीम। और अगर आपको लग रहा है कि ये जो सेक्टोरल लिमिट्स है ये सब में कहीं पर कोई ब्रीच होगा, मर्जर के बाद ब्रीच होगा, तो आप एक काम करो, पहले ही जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लो ताकि शादी के बाद लफड़ा नहीं हो। अरे बताओ जी, क्लियर हुआ? शादी करके थोड़ी ना माँ बाप की परमिशन लोगे, माँ बाप की परमिशन लेकर शादी करोगे ना। आया समझ में? मतलब नॉर्मली तो इंसान ऐसा ही करेगा, तो यहां पर भी वही सिनेरियो होगा, राइट। तो इफ द मर्जर एंड अमेल्गमेशन is likely to breach the limits, please obtain necessary approval from central government before issuing the shares। और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप एक ऐसे सेक्टर में हो जहां पर एफडीआई प्रोहिबिटेड है तो प्लीज ये शादी नहीं हो सकती। आप बताओ जी, इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? और अगर ये क्लियर हो गया तो आपका 25% to 30% एफडीआई का पोर्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे, वी हैव टू स्टडी
इन्वेस्टमेंट्स इन LLP, इन्वेस्टमेंट्स इन इन्वेस्टमेंट व्हीकल, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ये सब हमें कवर करना है, जो प्रोबेबली आपके वेडनेसडे वाले लेक्चर के अंदर हम लोग इसको कवर कर लेंगे। मैं आज तक जो हमने पढ़ा है वो वाला PPT आपके फोल्डर में डाल दूंगा, ठीक है, मैं वो फोल्डर में डाल दूंगा और वहां से आप इसको रिवीजन कर लेना, ठीक है। नियति ने यहाँ पे बोला है सर सेक्टोरल कैप समझाओ ना वापस, जो पहले के स्लाइड में था। देखो सेक्टोरल कैप का क्या मतलब होता है, सेक्टोरल कैप का सिंपल मतलब अप टू अ सर्टेन लिमिट, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट अप टू व्हिच यू कैन इन्वेस्ट, अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कैन इन्वेस्ट। वापस से वही सेम एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बोला HDFC बैंक, गवर्नमेंट ने HDFC बैंक को परमिशन देके रखा है कि आपके कंपनी के अंदर, हाँ सेम पॉइंट है आपका, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना बैंकिंग सेक्टर को बोल के रखा हुआ है कि आप कितना पैसा लगा सकते हो, मतलब फॉरेनर से कितना पैसा ले सकते हो 74%, तो आप मैक्सिमम कितना पैसा लगवा सकते हो उनसे 74। अब अगर 74 से ज्यादा कोई आपके कंपनी के अंदर पैसा लगा रहा है तो आपका सेक्टोरल लिमिट क्या हो गया, ब्रीच हो गया, एंड इट विल नॉट बी अलाउड। ये देखो इट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडिंग बोथ FDI एज वेल एज FPI जो एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट कर सकता है आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर या आपके कंपनी के अंदर, ओके। तो मैं ये स्लाइड आज आप लोगों के फोल्डर में ऐड कर देता हूं। इन केस यू आर नॉट एबल टू एक्सेस द फोल्डर, प्लीज व्हाट्सएप मी, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, एंड वी आर गोइंग टू मीट सून, प्रोबेबली ऑन द वेडनेसडे या ट्यूसडे। मैं जब भी देखता हूं आपका मैं लेक्चर रखता हूं, ट्यूसडे या वेडनेसडे को मैं रखता हूं। आप इन द मीन टाइम क्या क्या पढ़ोगे, यू आर गोइंग टू स्टडी FDI एंड ऑल्सो यू आर गोइंग टू कवर कॉम्पिटिशन एक्ट। FDI जितना मैंने आपको आज पढ़ाया वो, और साथ साथ में आप कॉम्पिटिशन एक्ट को पिक कर लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर बहुत अलग अलग वाइब्रेंट टॉपिक्स हो गए, तो आप एक काम करो, FDI के साथ में फेमा को पढ़ना शुरू कर दो, काफी ज्यादा सिंक्रोनाइज भी रहेगा। LRS, फेमा, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये सब आप पढ़ सकते हो। तो अकॉर्डिंगली जैसे भी आप प्रिपेयर करते हो आप करो, एंड by next lecture we will be through with our FDI chapter, okay, so take care, bye bye।